कार्यक्रम की अगली श्रृंखला स्वागत की होगी, जिसके क्रम में सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर राजन यादव, विभागाध्यक्ष हिंदी, अधिष्ठाता लोक संगीत एवं कला संकाय, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ जी के स्वागत हेतु मैं प्रोफेसर एच.एस. होता जी को आमंत्रित करती हूँ। साथ ही साथ मैं विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से निवेदन करती हूँ कि आदरणीय प्रोफेसर डॉक्टर राजन यादव जी का शॉल एवं श्रीफल द्वारा उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी क्रम में आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर अजय पाठक, पूर्व विभाग प्रमुख, छत्तीसगढ़ शासन विधिक माप विज्ञान विभाग जी के स्वागत हेतु मैं प्रोफेसर अतुल दुबे जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। साथ ही साथ मेरा निवेदन कुलपति महोदय जी से है कि कृपया शॉल, श्रीफल व स्मृति चिन्ह द्वारा उन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। स्वागत के इसी क्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी के स्वागत हेतु मैं डॉक्टर मनोज सिन्हा जी को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद सर। स्वागत के इस क्रम में मैं प्रोफेसर एच.एस. होता, अधिष्ठाता छात्र कल्याण अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय जी के स्वागत हेतु डॉक्टर गौरव साहू जी को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू सो मच सर। इसके पश्चात मैं प्रोफेसर अतुल दुबे जी, विभागाध्यक्ष वाणिज्य वित्तीय अध्ययन विभाग जी के स्वागत हेतु डॉक्टर सुमोना भट्टाचार्य मैम को आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। स्वागत के इसी क्रम में विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय डॉक्टर तारनीश गौतम जी के स्वागत हेतु मैं श्री यशवंत पटेल जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं स्वागत भाषण हेतु प्रोफेसर एच.एस. होता, अधिष्ठाता छात्र कल्याण जी को आमंत्रित करती हूँ। सभी को मेरा नमस्कार। हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। यद्यपि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, आज हम हिंदी दिवस मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और इस अवसर पर मंच पर आज हिंदी के प्रख्यात विद्वान और वक्तागण यहाँ पर उपस्थित हैं। ये बड़े गौरव और हर्ष का विषय है इस विश्वविद्यालय के लिए। माननीय कुलपति महोदय, जो मूलतः अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पता ही नहीं चलता किस विषय के वो विद्यार्थी और शिक्षक हैं। और मुझे लगता है कि जब वक्ता बोलता है और ये पता न चले कि वो किस विषय का है, तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि वो बहुत अच्छा वक्ता है। ऐसे हमारे माननीय कुलपति महोदय का मैं आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय राजन यादव जी हमारे बीच की ही हैं और मुझे याद है जब माननीय कुलपति महोदय फरवरी में यहाँ पर उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था,
तो विश्वविद्यालय को एक कुल गीत की आवश्यकता हुई और उस कुल गीत की रचना में डॉक्टर राजन यादव जी का बड़ा सहयोग विश्वविद्यालय को मिला। ऐसे राजन यादव जी जो खैरागढ़ विश्वविद्यालय से हमारे बीच पधारे हैं और हिंदी के शिक्षक हैं, मैं उनका आज के इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अजय पाठक जी जो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं, साहित्यकार हैं और उनका सानिध्य विश्वविद्यालय को समय समय पर मिलता रहता है। ऐसे आदरणीय अजय पाठक जी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित भी करता हूं कि उन्होंने आज समय निकाला और आज के इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। इस कार्यक्रम के संयोजन में मेरे साथ रहे डॉक्टर अतुल दुबे, विभाग अध्यक्ष कॉमर्स विभाग, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर तारणीस गौतम जो स्वयं में हिंदी के शिक्षक हैं, उनका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्राध्यापक साथीगण जो विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के हैं, विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण और जो शहर से प्रबुद्ध जन आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और जो छात्र आज इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पधारे हैं, उनका सभी का आज के इस हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुझे लगता है कि हिंदी भाषा ही नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है। यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है। हिंदी हमें आपस में जोड़ता है। हिंदी के बारे में कहा जाता है कि यह हमारे राष्ट्र की बिंदी है। तो निश्चित रूप से हम हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदी को पर्याप्त रूप से प्रयोग में लाने के लिए संभवतः हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य है। और निश्चित रूप से आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब बात की जाती है तो उसमें मातृभाषा में भी अध्ययन अध्यापन की बात की जाती है। ऐसे परिवेश में, ऐसे समय में जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के इस दौर से गुजर रहे हैं, तब हिंदी की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है। मुझे लगता है कि हिंदी पे अगर हम कम जोर देंगे, हिंदी को बोलने में, प्रयोग करने में यदि हम कम जोर देंगे तो निश्चित रूप से हम कमज़ोर होंगे, राष्ट्र कमज़ोर होगा। इन्हीं शुभकामनाओं और अपने वक्तव्य के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारे पास लंबी फहरिस्त है वक्ताओं की। एक बार सभी मंचस्थ अतिथियों का और मेरे सम्मुख विराजमान सभी सुधीजनों का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अगले चरण में मैं आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना रखने हेतु आदरणीय प्रोफेसर अतुल दुबे जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। श्रद्धेय मंच, आज के इस अनुपम कार्यक्रम में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर राजन यादव जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अजय पाठक जी, और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे मार्गदर्शक, जिनके निर्देशन में हम सभी विश्वविद्यालय की कार्यकलाप संपन्न कराते हैं, ऐसे हमारे आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी, प्रोफेसर एच.एस. होता जी, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, और हमारे कुल सचिव डॉक्टर तारणीस गौतम जी, उपस्थित शिक्षकवृंद, छात्र छात्राओं। जहाँ तक आज के विषय की बात है, प्रस्तावना की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है कि मातृभाषा किसी भी शिशु के जन्म से पहले शुरू हो जाती है, और जब उसका जन्म होता है तो वो अपने माँ के स्पर्श मात्र से उस भाषा को समझ लेता है। मेरा ऐसा मानना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का दिन मनाया क्यों जाता है, तो 1975 में आज ही के दिन पहला विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था, और 2006 से इसकी निरंतर परंपरा स्थापित हुई है। और इसके बाद 1949 जिसमें इसे राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। दो पंक्तियों में हिंदी के बारे में आप समझ सकेंगे कि जन जन की भाषा है हिंदी,
जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी। जिसने पूरे देश को जोड़े रखा है, वो मजबूत धागा है हिंदी। सागर में मिलती धाराएं, हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे, शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। मेरी अंत में बात यह है कि हमारे यहाँ तोता भी अगर हम पालते हैं तो वो भी हिंदी में राम राम कहता है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि आदरणीय डॉक्टर अजय पाठक जी का उद्बोधन होगा। उनके उद्बोधन के पूर्व मैं उनकी प्रस्तावना का वाचन करना चाहूँगी। आपका जन्म 14 जनवरी 1960 में हुआ। आपने 5 विषयों में स्नातकोत्तर सहित इतिहास में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अब तक आपने गीत संग्रहों सहित इतिहास और भारतीय अध्यात्म पर केंद्रित 24 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। आपके साहित्य अकादमी सहित देश के अनेक प्रतिनिधि संकलों में गीतों का समावेश है। आपकी रचनाओं का छत्तीसगढ़ी, पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हो चुका है। आपने इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम, ग्रीस, म्यांमार, नेपाल सहित देश के अन्य प्रांतों की साहित्यिक यात्रा भी की है। आपको प्रदेश एवं देश के अनेक साहित्यिक एवं सामाजिक संगठनों द्वारा हिंदी नवगीत विधा एवं साहित्यिक अवदान हेतु सम्मानित किया जा चुका है। आपके गीत संकलन जंगल एक गीत है को भारत का प्रतिष्ठित मेदिनी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के विधिक माप विज्ञान विभाग के विभाग प्रमुख के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात स्वतंत्र लेखन में व्यस्त हैं। आज हम सभी के लिए ये गर्व का विषय है कि आप जैसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्वान हमारे बीच पधारे हैं। मैं आपको आपके उद्बोधन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। आप सबको हिंदी के संदर्भ में आयोजित इस महती समारोह में बहुत बहुत स्वागत आपका करता हूं और विश्वविद्यालय परिवार का आभार भी व्यक्त करता हूं कि मुझे इस अवसर पर कुछ कहने का अवसर प्रदान किया है। मंच पर विराजित माननीय कुलपति जी, रजिस्ट्रार कुल सचिव जी डॉक्टर तारनीश गौतम जी, जिनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है। मुझे देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि मंच पर जितने महानुभाव बैठे हैं उनसे मेरा बड़ा पुराना परिचय रहा है और उनके साथ अनेक अवसरों पर अपनी बात साझा करने का भी मुझे सौभाग्य मिला है। सामने बैठे हुए विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहिबान, छात्र, शोधार्थी और आप सबको इस अवसर पर मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं संक्षेप में अपना संबोधन दूंगा। मुझे 10 मिनट का अवसर दिया गया है और जब मंच पे डॉक्टर राजन यादव जी जैसे प्रबुद्ध वक्ता जब मौजूद हों, मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके विश्वविद्यालय में भी कई बार आमंत्रित हुआ और उसका सानिध्य मुझे, उनका सानिध्य भी मुझे मिला और उन्हें सुनने का भी अवसर मुझे मिला है। हम उनको सुनेंगे क्योंकि वो हिंदी के विद्वान प्रवक्ता हैं। वो हो ही जाता है। भारत में आप 10 मिनट और कवियों को 10 मिनट देंगे तो मान के चलिए कि आधा घंटा। महोदया मुझसे कह रही थी कि आप बोल सकते हैं आधे घंटे, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वक्ताओं को सुने और ख़ासतौर से डॉक्टर राजन यादव को, क्योंकि हिंदी के विद्वान हैं वो। मैं कोई अकादमिक व्यक्ति नहीं हूँ हिंदी का, चूँकि
कविता से मेरा सरोकार है और ख़ास तौर से हिंदी की कविता से। तो हिंदी के विषय में जो मेरे अनुभव हैं लोक के स्तर पर, हिंदी दो तरह की होती है, हम सब जानते हैं। हम लोग बैठे हुए हैं सभागार में। ये सभागार इसलिए कहलाता है कि सभ्य लोगों का समूह है, और जहाँ सभ्य लोग बैठते हैं वो सभा कहलाती है। तो हम जिस हिंदी का उपयोग यहाँ पे कर रहे हैं वो एक कहें कि संभ्रांत हिंदी है, और एक हिंदी वो होती है जो इस परिसर से इतर कहीं बोली जा रही होगी। अभी बाजार में बोली जा रही होगी, कोई रिक्शे वाला बोल रहा होगा, कोई व्यापारी किसी से बात कर रहा, वो लोक प्रचलित हिंदी है। उस व्यक्ति को यदि यहाँ आकर बिठा दिया जाए और कहे कि हिंदी पर कार्यक्रम हो रहा है, तो थोड़ी देर तो उसको समझ में नहीं आएगा कि ये हिंदी में बात हो रही है कि किस भाषा में बात हो रही है। तो हिंदी के स्पष्ट रूप से दो स्वरूप हैं, और मेरा साबका एक कवि होने के नाते इन दोनों तरह की हिंदी की स्थितियों से पड़ता है। अभिजात्य हिंदी से भी और लोक की हिंदी से भी, चूंकि मैं कवि हूं, और कवि होने के नाते और चूंकि मैं हिंदी का कवि हूं, इसलिए हिंदी के विषय में जो जमीनी हकीकत है, जो वास्तविकता है, उससे रोज ही मेरा वास्ता, मैं रोज ही उससे वास्ता होता हूं। मैं जो कुछ कहूँगा उसमें मेरे भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति ज़्यादा होगी, अकादमिक कम होगी। अब हिंदी की एक परिभाषा दी जाती है, या भाषा की परिभाषा दी जाती है, मैं यूं कहूँ कि भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है। बहुत अच्छी बात है। फिर कहा जाता है कि भाषा उसके बोलने वाले लोगों की संस्कृति का संवाहक होती है। यदि हम हिंदी कहते हैं और विदेशों में हमें हिंदी नाम से ही जाना जाता है, तो वो हिंदी कहने से हमारी पूरी जीवन शैली, हमारी संस्कृति, हमारी मान्यताएं, हमारी रूढ़ियाँ, हमारी परंपराएं, सब कुछ उस भाषा में समाहित होती हैं, और वो हिंदी हमारा प्रतिनिधित्व करती है। दो बात हुई। तीसरी बात, कवि होने के नाते मेरा एक अनुभव ये कहता है कि भाषा वैयक्तिक रूप पर उसको बोलने वाले व्यक्ति के समूह की भावनाओं और उसके चरित्र का भी प्रतिनिधित्व करती है। यदि कोई भाषा, यदि इंग्लिश में एक शब्द है रिजिड होना, रूढ़िवादी होना, यदि भाषा बहुत रिजिड है, उसमें सामंजस्य और समरसता का भाव नहीं है, तो यकीन मानिए कि उसके बोलने वालों की मनोवृत्ति भी उसी तरह की होगी। वो समरसता के भाव उसमें नहीं है। हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि और कुछ हो या ना हो, हिंदी में सहिष्णुता, समरसता और समावेशी वृत्ति, आपने बहुत अच्छा शब्द कहा सर, समावेशी प्रवृत्ति की भाषा है। और यदि मैं ये कह रहा हूं तो उसके कारण भी हैं, और यदि कारण हैं तो आप यह भी निश्चित जानिए कि हम हिंदी भाषियों की प्रवृत्ति भी उस भाषा के अनुरूप ही समावेशी भी है, समरसतावादी हैं हम सब। उसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण आपसे बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव है। आप मुझसे असहमत हो सकते हैं, होना भी चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपके पास। हमारा राष्ट्रगान बता सकते हैं क्या है? सबको मालूम होगा। और हमारा राष्ट्रगीत सुजलाम सुफलाम मलयज सीतलाम कहिए, जनगण मन अधिनायक कहिए। इस समग्र देश की
जब हम राजभाषा या राष्ट्रभाषा हिंदी की अवधारणा पर बात करते हैं, उस संदर्भ में उस आईने में परख कर देखिए कि हम हिंदी भाषियों की राष्ट्रभाषा और हमारा राष्ट्रगान ही हिंदी में नहीं है, और हम उसको अपने हृदय की गहराइयों में अपना चुके हैं। जनगण मन अधिनायक बंगला मिश्रित है, सुजलाम सुफलाम संस्कृत के हैं, लेकिन हम हिंदी भाषियों ने उसको अपने हृदय की अंतरतम गहराइयों से स्वीकार किया, उसको सम्मान दिया। इससे ज्यादा समावेशी और समरसतावादी हमसे ज्यादा कौन हो सकता है? यह हिंदी भाषी और हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। अब दूसरी बात करें, अभी कहा जा रहा था कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दूं, और मेरा अनुभव ये कहता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप मुझसे असहमत होते हैं, मैं एक कवि के तौर पर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, कोई हिंदी का अकादमिक प्रवक्ता नहीं हूँ, और जो लोक से मेरा जो वास्ता है उसके आधार पर जो मेरे अनुभव हैं उनको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। और इस नाते ये कह रहा हूँ, हम में से जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं किसी की मातृभाषा हिंदी नहीं है, किसी की ब्रज है, किसी की छत्तीसगढ़ी है, किसी की भोजपुरी है, तो किसी की उड़िया है, तो किसी का कुछ और है। लेकिन इसके उपरांत भी मातृभाषा के ऊपर उठकर एक हम सम्मान जो देते हैं उसका नाम हिंदी है। तो मातृभाषा से भी बढ़कर हम स्नेह करते हैं, वो भाषा हिंदी है। और रही बात भाषा की, कुलपति महोदय ने समावेशी शब्द कहा, मुझे बार बार वो शब्द जो है वो यहाँ मैं उसकी पुनरावृत्ति करूंगा। समावेशी होने का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि मैं यदि आपसे कहूं, एक शब्द मैं लिख कर लाया था, अभी बैठे बैठे मैं जब यहाँ आ रहा था तो मैंने सोचा कि आप लोग बैठे होंगे, स्कॉलर्स बैठे होंगे, छात्र बैठे होंगे, उनके साथ साझा करता हूँ और पूछूंगा कि क्या यह हिंदी है कि फारसी है कि उर्दू है या क्या है। मैं अपनी भाषा की विशेषता के बारे में बात कर रहा हूँ। और तब ये कहता हूँ कि यदि मैं आपसे कहूँ कि मैंने शिकायत की, एक वाक्य पढ़ रहा हूँ, मैंने शिकायत की और सिफारिश करवाई, तब जाकर उस बेईमान ने अपना इरादा बदला, हालांकि इससे मेरा बहुत नुकसान हो गया। अब मैं यदि आपसे कहूं कि क्या यह हिंदी है, मैंने जितने शब्द उच्चारित किए अभी, शिकायत, सिफारिश, बेईमान, इरादा, नुकसान, ये फारसी के शब्द हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लोक प्रचलन में हिंदी में जो शब्द हैं, हम लोग दामाद कहते हैं, पुत्री के पति को दामाद कहा जाता है, वह भी फारसी से आया है। हिंदी अपने आप में स्वतंत्र कोई भाषा ही नहीं है। इसकी समावेशी प्रवृत्ति का ही उदाहरण है कि इसमें अरबी के शब्द हैं, इसमें उर्दू के शब्द हैं, इसमें संस्कृत के शब्द हैं, इसमें फारसी के शब्द हैं, इसमें तुर्की के शब्द हैं, इसमें फ्रेंच शब्द हैं, इसमें डच भाषा के शब्द हैं, और इस तरह मिलकर इस भाषा का निर्माण होता है। और वह इसलिए कि हमारे हिंदी की पाचन शक्ति और उसकी सहिष्णुता इतनी व्यापक है कि बहुत सारी भाषाओं के शब्दों को लेती है, रचाती पचाती है और हम तक वो प्रस्तुत करती है। और उसमें बड़ी भूमिका यहाँ के साहित्यकारों की भी है, हिंदी साहित्यकारों की। कल एक मैं समारोह में था, एक बात हो रही थी कि हमें हिंदी का शब्दों का बहुत तकनीकी रूप से उसको अपना जो है वो एक डिक्शनरी, एक शब्दकोश बनाना चाहिए। बात आई पोस्ट कार्ड पर।
एक वक्ता बोल रहे थे कि पोस्ट कार्ड जैसे शब्दों का इस्तेमाल आप लोग क्यों करते हैं। दूसरे विद्वान वक्ता उस मंच पर बैठे थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि यार जो प्रचलन में है उस शब्द को वैसा कहीं वैसा रखो, यही हिंदी की सबसे बड़ी ताकत होगी। आप बिना मतलब बैठ के उसका, जैसे रेल, अरे भाई रेल कहो ना, साइकिल साइकिल कहो। मैं गांव से आता हूं, एक बार यात्रा के दौरान एक बस में सफर कर रहा था, तो देहात के ग्रामीण किसान कुछ बैठे हुए थे, आपस में कुछ जगह को लेकर, सीट को लेकर उनमें तकरार हुई। और वो एक देहाती ही, हम देहाती शब्द कहें, हालांकि देहाती शब्द भी, देहात शब्द भी फारसी का ही है। हम बहुत सारी भाषा शब्दों को नहीं जानते, देहात शब्द भी फारसी से आया है और देहाती शब्द भी फारसी है। तो उनमें बहस चल रही थी, तो मैंने पूछा कि भाई क्या हो गया यार, क्यों विवाद कर रहे हो आप लोग। तो देखिए ना साहब, घुचता नहीं है ये, सीट के लिए विवाद हो रहा था, जगह थी, घुचता नहीं है। तो मैंने कहा देखो यार, तू घुच जाना भाई उधर, इसको जगह दे, ले दे के मामला शांत। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि वो देहाती, जो हम जिसको देहाती कहते हैं, कहना नहीं चाहिए, वो ग्रामीण व्यक्ति, वो अपनी तरह की भाषा बोल रहा है हिंदी में। अब हम उसका वहां उपहास उड़ाने लगे या उसमें शास्त्रीयता खोजने लगे, अनुवाद करने लगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी मूढ़ता है। वो हिंदी अपना सफर कर रही है, उस ग्रामीण व्यक्ति के माध्यम से सफर कर रही है। महाराष्ट्र, एक बार महाराष्ट्र मेरा अक्सर जाना, मैं महाराष्ट्र अपनी नौकरी के दौरान रहा। कभी हम लोग पता पूछते थे नासिक वगैरह शहरों में और मुंबई वगैरह बड़े महानगरीय शहरों में, आप भी कभी जाएंगे और आप सबका अनुभव होगा, किसी से पता पूछेंगे तो बोलेगा कि इधर जाने का, फिर राइट लेने का, फिर लेफ्ट गिरने का, फिर उधर से राइट मारने का, और वो जो लंबा टावर आएगा उधर जाने का। ये उस व्यक्ति की हिंदी है, हमें वहां शास्त्रीयता नहीं खोजना है, वो हिंदी बोल रहा है। दक्षिण भारत की यात्रा पर एक बार गया मैं, हैदराबाद के रास्ते में सवेरे सवेरे कुछ भूख लगी, मैंने कहा यार कुछ नाश्ता कर लिया जाए। तेलंगाना प्रांत, अब देखिए वहां का व्यक्ति कैसे हिंदी बोल रहा है, ये सब हिंदी है, ये लोक की हिंदी है, अपने तरह की यात्रा कर रही है हिंदी। भूख लगी थी, एक गुमटी जैसी जगह थी, मैं वहां गाड़ी रोका, तो वो कुछ बंडे टाइप का, वो बंडे बोलते हैं, बंडे खाते क्या ऐसे, गोल गोल कुछ नाश्ता बना रहा था, व्यंजन। मैंने गाड़ी रोकी, उस व्यक्ति को हिंदी नहीं आती थी, बहुत कम आती थी, काम चलाऊ जिसे बाजार की हिंदी कहा जाता है। उसने देखा, गाड़ी रोकी, मैंने उतरा, मैंने उससे पूछा कि भाई कुछ मिलेगा गरम। तो उसने पूछा क्या खाते, क्या खाते। मैंने कहा वही खाते जो आप बनाते। संवाद हो रहा है मेरा उससे हिंदी में। तो बोले बंडा खाते। मैंने कहा खाते। फिर वो पूछता है कितना खाते हैं। तो मैंने उससे उसके साइज देखकर, उसके आकार देखकर मैंने कहा मेरे बस का नहीं, 2 ही पर्याप्त है, 2 खाते। तो वो पूछता है, फिर उसके मन में जिज्ञासा, होता क्या है यात्रा में जो यात्री रहते हैं हड़बड़ी में रहते हैं, वो कंफर्म करना चाहता था, वो संतुष्ट होना चाहता था कि ये व्यक्ति बैठ के खाएगा या साथ ले जाएगा। तो इधर खाते कि ले जाते हैं। मैंने कहा इधर ही खाते हैं। संवाद मेरा पूरा हो गया। वो हिंदी बोल रहा है, मैं हिंदी का कवि, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे उसकी हिंदी का सम्मान करना है, और मैंने सम्मान किया, मेरा मकसद पूरा हुआ। मैं आसाम भी रहा हूं,
इस छोटी सी या लंबी उम्र में ये कहें, अब तो मैं 65 साल का हो गया, घाट घाट से गुजरा हुआ हूँ, आसाम में रहा प्रशिक्षण के दौरान, वहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बीच बड़ा समस्या जाती है उसमें। तो उनकी भाषा जो खास तौर से बंगाल के किसी व्यक्ति बात, तो वो ज़्यादातर मम्मी आता है और पापा भी आता है ऐसे करके, जो वो यदि बोल रहे हैं तो हमें स्वीकार करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि वो अपने स्तर पर हिंदी बोल रहा है। कहना ये चाहता हूं कि हिंदी, अच्छा एक बात और, हमें बहुत ज़्यादा छाती पीटने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी की दशा और दिशा को लेकर वहाँ हाय तौबा मची हुई है, हमें ऐसा करना चाहिए, हिंदी के उत्थान के लिए ये करना चाहिए। अरे हमारे करने से कुछ नहीं, सरकारें जब नहीं कर पाई, ये तो जन जन की भाषा है, हमारी अंतरात्मा से निकली हुई भाषा है, आपसे हम तक पहुंचेगी और लोगों से हम तक आएगी और हमसे लोगों तक जाएगी। और आज आपको बताऊं, मैं 8-10 देशों की यात्रा करने का सौभाग्य मुझे मिला है और उस अनुभव के आधार पर कहता हूं कि हिंदी अब विश्व स्तर पर, आप अकादमिक रूप से मत जाइए कि हिंदी कितने विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है देश के या विदेश के, हिंदी को सीखने जानने की ललक एक विश्व स्तर में दिखाई देती है और मैंने उसको प्रत्यक्ष देखा है। जब वो लोग जानते हैं कि ये व्यक्ति भारत से आया है तो उनका पहला शब्द, वो भारतीयों को इंडियन नहीं कहते, खास तौर से पश्चिम जो एशिया के देश हैं वो आपको हिंदी कहते हैं। आपको जानकर आश्चर्य हो गया, तुर्की में मैं उतरा एयरपोर्ट पर इस्तांबुल में, तो उन लोगों ने हमसे हमारी नेशनलिटी के बारे में इंडियन नहीं कहा, हम लोगों ने बहुत सुना है हिंदुस्तानी। मैंने पहली बार तुर्की में सुना भारतीयों के लिए हिंदुस्तानी, इस्तांबुल में बोला हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। म्यांमार में हमसे हिंदी कहा गया, हिंदी हिंदी हिंदी। हाँ, वो ही नहीं जानते कि आप तमिल हैं, तेलुगु हैं, उड़िया है, कन्नड़ है, क्या है। हिंदी, हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है और ये जो लोक है हमारा, इसकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं तो चेरापूंजी से लेकर द्वारिका तक और रामेश्वरम से लेकर हरिद्वार और सुदूर उत्तर पहाड़ों पर भी गया हूं। मैंने हिंदी के उपयोग के अलग तरीके देखे हैं, लेकिन हिंदी को लेकर मैंने समस्या कहीं नहीं पाई। मैंने कहीं इस बात का मुझे परेशानी नहीं उठानी पड़ी कि वो मैं यदि दक्षिण भारत में जा रहा हूं तो मुझे वहां के लोग हिंदी नहीं जानते तो मैं कैसे करूंगा। आप अंग्रेजी नहीं आती आपको तो आप संकट में पड़ सकते हैं इस देश में, लेकिन यदि आपको हिंदी आती है, जैसी भी हिंदी आती है आपको, जैसे मैंने महाराष्ट्र का कहा उस तरह की भी हिंदी आती है, तो आप कभी संकट है, आपका काम पूरा हो जाएगा। हिंदी 140 करोड़ हमारी आबादी है, वो 140 करोड़ की आबादी विश्व बाजार की उपभोक्तावादी संस्कृति में एक बहुत बड़ी उम्मीद हिंदी के माध्यम से लोगों को नजर आती है विश्व परिदृश्य में, और इसलिए उनके मन में चूंकि बाजार, हिंदुस्तान हमारा देश एक बहुत बड़े बाजार के रूप में उभर कर सामने आया है इस उपभोक्तावादी संस्कृति और जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, तो विश्व के अनेक देशों की जो तिजारत करते हैं उनकी मजबूरी हो गई है कि वो हम कम से कम अकादमिक रूप से तो नहीं, व्यवहारिक रूप से और बाजार की हिंदी हमें आनी ही चाहिए। इस नाते विश्व के अनेक देशों में हिंदी स्पीकिंग कोर्स भी चलाए जा रहे हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि यदि ये देश 140 करोड़ का है जिसकी आबादी, तो दक्षिण के कुछ भागों को छोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी आबादी अपने तरह से हिंदी को बोलती है, जानती है, सीखती है, इस्तेमाल करती है। इस नाते हम सब हिंदी भाषी ही हैं, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, उड़िया हो, बंगला हो, वो कहीं ना कहीं
हिंदी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा हमारे सामने हिंदी का व्यापक जो संसार है उभर कर सामने आ रहा है, और ऐसे में यदि उसका मानकीकरण हो सके, और धीरे धीरे होगा मैं उम्मीद करता हूँ, और छात्र यहाँ बैठे हैं बड़ी संख्या में, मुझे एक बात को लेकर थोड़ी सी शिकायत भी है और मेरी चिंता भी है कि अब आज के सामयिक परिदृश्य में पहली बात तो यह है कि हिंदी को हेय दृष्टि से जो देखा जाता था वो समय गया। हिंदी अपने आप में स्थापित एक भाषा है, उसका सम्मान भी हो रहा है, लेकिन जो प्रचलन में आ रहा है कि जो आजकल की जो पीढ़ी है, फिल्में भी उस तरह की बनने लगी है, जब वी मेट, ये तोड़ मरोड़ की भाषा ये हिंदी के स्वरूप को विकृत कर देगी। और ध्यान रखिएगा कि जब भाषा विकृत होती है, जब हम देखिए भाषा की सबसे बड़ी ताकत ये है कि जब हम बोलते हैं, अच्छे शब्दों का उच्चारण करते हैं, तो लोग हमारा सम्मान करते हैं। मुझे इसलिए बुलाया गया यहाँ पर कि मैं कोई बहुत बड़ा अकादमिक व्यक्ति नहीं हूँ, प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं हिंदी का कवि हूँ, इस नाते मुझे सम्मानपूर्वक यहाँ बुलाया गया है। ये हिंदी की ताकत है, मेरी नहीं है। अजय पाठक कुछ नहीं है, उसकी पूरी उपादेयता, उसकी पूरी उपलब्धि शून्य है। सिर्फ अजय पाठक हिंदी का कवि है, इसलिए आज बैठ के इस सभागार में वाइस चांसलर साहब के बगल में बैठा है। ये हिंदी की ताकत है। तो मेरा आज की नई पीढ़ी से यही कहना है कि हम हिंदी बोलें, भले ही कम उसका इस्तेमाल हो, लेकिन उसके स्पष्ट शास्त्रीय स्वरूप में उसका इस्तेमाल करें। इससे आपका भी सम्मान बढ़ेगा। जब आप भाषा का सम्मान करते हैं तो भाषा आपको सम्मान दिलवाती है। जब आपकी भाषा ही विकृत होगी तो यकीन मानिए आपका कहीं सम्मान नहीं होने वाला, आपके साथ भी वही विकृतिपूर्ण व्यवहार होगा जो आप भाषा के साथ कर रहे हैं। इसलिए यदि हिंदी का प्रचलन, हिंदी का उपयोग आप करते हैं तो उसके शाश्वत शास्त्रीय स्वरूप में करें, उसको विकृत करने का प्रयास न करें। मैं हिंदी का ये जो पखवाड़ा चल रहा है राष्ट्र स्तर पर, अभी चलेगा 15 दिन, और ये बड़ा सुखद संयोग होता है। मैं बार बार जब मुझे बुलाया जाता है इस अवसर पर, तो हमेशा पाता हूँ कि जब ये पखवाड़ा चलता होता है उसी समय हमारा पितृपक्ष चलता होता है। और मैं तो कभी कभी मनोविनोद में कहता हूँ कि जैसे पितृपक्ष में श्राद्ध के लिए कौवों और ब्राह्मणों की बड़ी डिमांड हो जाती है, मांग हो जाती है, तो पितृपक्ष के दौरान ही ये हिंदी पखवाड़ा आता है और हम जैसे कवियों को भी थोड़ा बहुत सम्मान मिल जाता है। आपने मेरी बात सुनी, हिंदी को लेके हमें आशान्वित होना चाहिए और रहना चाहिए। हिंदी हमारी सबसे बड़ी ताकत है और आने वाले दिनों में ये विश्व की भाषा होगी, इस बात के लिए आश्वस्त रहना चाहिए। आप लोगों ने मुझे बहुत ध्यान से सुना। विश्वविद्यालय परिवार का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित करके अपनी बात रखने का अवसर दिया। धन्यवाद आपसे। आपके उद्बोधन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हिंदी के 2 स्वरूपों की बात हम सबके बीच रखी। आपने बताया कि हिंदी कहने मात्र से ही वो हमारी संस्कृति को प्रदर्शित करती है। हिंदी भाषा समावेशी प्रवृत्ति की है। आपके उद्बोधन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर राजन यादव जी का उद्बोधन होगा। मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि आपका जन्म 1968 में ग्राम पीपरमाटी, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ में हुआ। आपने MA, MPhil व PhD की उपाधि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से प्राप्त की। आपने 10 वर्षों तक DP विप्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में हिंदी विभाग में अध्यापन किया। आप 5 वर्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय में भाषा, संस्कृति एवं साहित्य अधिकारी व 3 वर्षों तक विधानसभा अध्यक्ष के साहित्य सलाहकार रहे। आपके प्रकाशन में
तुलसी तरंग, विविधा, शोध ग्रंथ, मध्य युगीय हिंदी कविता में बसंत वर्णन, छत्तीसगढ़ का लोक साहित्य आदि शामिल हैं। आपने पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर के बीए अंतिम वर्ष के जनपदीय भाषा साहित्य पुस्तक का संपादन किया है। आपको उत्कृष्ट प्रतिभा सम्मान, छत्तीसगढ़ी सेवी सम्मान, रामायण सम्मान, शिक्षा दूत सम्मान, लोक साहित्य समीक्षक सम्मान, शिक्षक गौरव सम्मान, शिवनाथ साहित्य धारा सम्मान प्राप्त हुआ है। वर्तमान में आप विभागाध्यक्ष हिंदी, अधिष्ठाता लोक संगीत एवं कला संकाय इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपका जीवन स्वयं एक प्रेरक कहानी है। मैं विनम्र निवेदन करती हूं कि आप अपने विचारों से हमें आलोकित करें। मंच पर विराजमान आदरणीय कुलगुरु समादरणीय पाठक जी, दुबे साहब, रजिस्ट्रार महोदय, होता साहब और मंच के सम्मुख डॉक्टर सुमोना जी, सिन्हा जी, राजीव नयन जी, पटेल साहब और जितने भी विद्यार्थी शोधार्थी गण बैठे हैं, हमारे अधिकारी गण। महाकवि दंडी का एक श्लोक है भाषा पर, इदम अंधंत महाकृत्सनम जायते भुवनत्रयम यदि शब्दयाभ्यहम संसारे ज्योतिरा संसारे ना दीप्यते। यदि संसार में ब्रह्मरूपी शब्द का प्रकाश नहीं होता तो संसार अंधकार में डूबा होता। ये जितना दिख रहा है ये शब्द का प्रकाश है। घनघोर अंधकार में भी हम अपने वाणी के माध्यम से संवाद करते हैं। मुझे वो प्रसंग याद आता है याज्ञवल्क और जनक जी के बीच का। जनक जी पूछते हैं याज्ञवल्क जी से, यदि सूर्य को सृष्टि से विलोपित कर दिया जाए तो संसार किसके प्रकाश से प्रकाशित होगा? उत्तर मिला, चंद्रमा की प्रकाश से प्रकाशित होगा। फिर प्रश्न उभरा, चंद्रमा को भी यदि विलोपित कर दिया जाए तो तब कहा अग्नि की प्रकाश से प्रकाशित होगा। फिर प्रश्न किया राजा जनक ने, यदि अग्नि को भी विलोपित कर दें तब उन्होंने कहा वाणी की प्रकाश से संसार प्रकाशित होगा। फिर उन्होंने कहा यदि वाणी को भी समाप्त कर दी जाए तब याज्ञवल्क्य जी का उत्तर आया, आत्मा की प्रकाश से संसार प्रकाशित होगा। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है आत्मदीपो भवः, आत्मा को ही दीपक बना लो। इससे पता चलता है कि भाषा की क्या महत्ता है। जिस हिंदी की हम बात कर रहे हैं, हमारी खड़ी बोली के प्रथम हिंदी के जो प्रथम महाकवि हुए, उन्होंने लिखा है, गुरु गोरख ने योग साध कर जिसे जगाया, और कबीर ने जिसमें अनहद नाथ सुनाया। ये आज का वही हिंदी है। सुनो चंद की हुंकारों को, यदि जगनिक के हुंकार सुनोगे, भूषण की ललकार सुनोगे तो किस भाषा में सुनोगे? सुनो चंद की हुंकारों को, जगनिक की ललकारों को, आडंबर पर चंद सूर कबीरा के चुपते फटकारों को। भारतेंदु ने, और आधुनिक हिंदी जो हम जिसको कहते हैं, भारतेंदु ने पौधा सींचा। आज की जो खड़ी बोली का 1920 में, वो तो बाद में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। और ये भी पते की बात है कि जिन लोगों ने वकालत की हिंदी की, वो कोई भी हिंदी भाषी नहीं थे। और आज़ादी के आंदोलन में जितने शस्त्र थे लड़ने के लिए, उसमें एक शस्त्र के रूप में हिंदी का भी प्रयोग किया गया। कलकत्ता में जब अधिवेशन हुआ, गांधी जी थे, वो तिलकाए मराठी, वो लाला लाजपत राय पंजाबी, वो मेहताब बंधु उड़िया, गोप बंधु असमिया, ये सब आए वकालत हिंदी की। क्यों? क्योंकि पाठक साहब जो बता रहे थे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, यदि कोई ऐसी भाषा है जो सम्यक रूप से समझते हों तो वो हिंदी ही है। इसीलिए कहा गया
भारतेंदु ने पौधा सींचा, महावीर ने खड़ा किया, अगर गुप्त ने विकसाया तो जय शंकर ने बड़ा किया। छायावाद तक आते आते आप देखे होंगे क्या गूथे हैं। इसीलिए कहा गया वासुदेव शरण अग्रवाल ने कि मलयालम में संस्कृत के 80% शब्द है, कन्नड़ में 50%, तेलुगु में 60% और दक्षिण भारत की भाषा में सबसे कम तमिल में है। इसीलिए वहां विरोध का स्वर उड़ता है, बाकी ऐसी नहीं है। तो हिंदी की जो हाजमा शक्ति है वो जबरदस्त है। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा है कि छोटी छोटी टेकरियों से निकलने वाली गंगा सूख जाएंगी, पर जनता के हृदय रूपी हिमालय से निकली हुई ये हिंदी की गंगा नहीं सूखेगी। यही कारण है हिंदी के मामला में कि हम देखते हैं 18 उनके जो उपबोली और भाषाएं हैं, उसके अलावा विदेशी भाषाएं हैं, देशज भाषाएं हैं, सबको गले लगाकर चलती है ये हमारी हिंदी भाषा। यही कारण है हिंदी को छोड़ करके संसार में कोई ऐसी दूसरी भाषा नहीं है जो 130-35 साल में जन्म ली हो और संसार के इतने भूभाग पे छा गई हो। कोई दूसरे और तीसरे नंबर के आज वर्ड संसार में जो अधिकारी हो गई है वो दर्जा हिंदी की है। यह अंतरधर्मी, अंतर प्रांतीय, अंतर जाति जितनी भी जीवन की घटनाएं हुई है, संसार की कोई दूसरी भाषा नहीं है जिनका वास्ता हुआ रहा हो। ये संस्कृति की उपासका रही है। इन्होंने मोहम्मद गोरी को और खिलजी को ललकारा तो रसखान और रहीम जैसे को गले भी लगाया। इन्हें दिल्ली के मखमल से इंकार था और दक्षिण की ग्रामीण भक्ति स्वीकार थी। इन्होंने औरंगजेब को ललकारा मगर बहादुर शाह जफर से हाथ भी मिलाया। औरंगजेब को ललकारने की मतलब यह है, आप कभी भूषण को पढ़िएगा, जब औरंगजेब ने कहा भाई मेरी तारीफ तो सब करते हैं, अरे मुझ में कुछ अवगुण भी होगा। भूषण भी उनके दरबारी थे, चिंताराम अपने भाइयों के साथ। तो उन्होंने कहा जीवन दान मिले तो आप कैसे हैं मैं बता दूं। तो यही कथन है कि औरंगजेब को ललकारा तो ऐसे तस्बीह लेके औरंगजेब बैठते थे अपनी सभा में माला लेके। तब भूषण ने छंद सुनाया उनको उसी दरबार में, हाथ गए तस्बीह प्रात करे बंदगी सी, मन के कपट सब है संहारा तजप के, आगरे में जाए दारा चौक में चिनाई दिन हो, छत्र हो छिनाई लीन हो मार बूढ़े बाप के, सूजा भी चलाए, 4 भाई थे ना उनके, मुराद सूजा दारा, सूजा भी चलाए कैद करके मुराद मारे, ऐसे ही अनेक हने गोत्र निज चप के, अब भूषण भनत अब साह भय साचे कैसे, 100 चूहे खाई के बिलाई बैठे तप के। औरंगजेब ने कहा सर कलम करो इसका। दरबारियों ने कहा जहां अपना आपने जीवन दान दिया है। तब भूषण अपने घर नहीं गए, उनके चाहने वाले भी थे, जैसे पाठक जी ने बताया ना कि मर्जीवा भी लोग होते हैं। कवियों ने कहा छोड़ेंगे नहीं, इसलिए तो किसी ने अपनी घोड़ी दी उनको और वहां से निकल गए भूषण रायगढ़ मराठवाड़। तब वो जैसे ही पता चला, वे दूसरे तरफ देखिए कि शिवाजी का तंत्र गुप्तचर कितना स्ट्रांग, कितना मजबूत था कि वो भेष बदल के पहुंच गए। बोले दिल्ली से कोई आया है, कुछ तो बात होगी। तो उन्होंने भेष बदल के पूछा क्यों आए हैं आप दिल्ली से? तो बोले मैं शिवाजी को छंद सुनाना चाहता हूं। बोले काज सुनाना तो बताओ हमको। तो कहते हैं कि मालोपमा अलंकार का वो छंद 52 बार सुने थे वे, अंत में झल्ला गए भूषण। बोले बड़े आए सुनने वाले। बोले ऐसा है, बोले मैं आपको शिवाजी से मिलवा दूंगा कल दरबार में करके। वो चले गए और सचमुच में वो दूसरे दिन क्या देखते हैं कि शिवाजी ही सिंहासन पे बैठे थे। 52 लाख खून दिए थे उनको, 52 लाख रुपया। अब छंद ये था, इंद्र जी में जंभ पर वाड़ा उस्वंभ पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज हैं, पौनवारी वाह पर शंभुरा तनाह पर, ज्यो सहस्त्र बाह पर राम द्विज राज है, दाव द्रुम दंड पर चीत मृग झुंड पर, भूषण भितुंड पर जैसे मृग राज हैं, और तेज तमयंस पर कान्ह जी में कंस पर, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। मालोपमा अलंकार का पूरा एक माला बना दिया। देवल गिरावते फिरावते निशान या लिया, ऐसे सबे राव राने सब गए लप की, और काशी हूं के काला गई मथुरा मसीत भाई,
शिवाजी ना होतो तो सुन्नति होती सबकी, वेद राखे विदित। और ऐसा कवि कईयों ने कहा एक छंद लिख दीजिए हमारे बारे में, 2 लाख देंगे। भूषण हाथ जोड़ देता था, और आने अब मन में न लाऊं, अब साहू को सराहों के सराहों छत्रसाल को। बोले नहीं, किसी अरे गहरे का मैं नहीं लिखता। बोले या तो शिवाजी के बारे में लिखूंगा या छत्रसाल बुंदेला के बारे में लिखूंगा। रुपया उन्होंने ठुकरा दिया। तो यही कहा, औरंगजेब को ललकारा तो बहादुर शाह जफर से भी हाथ मिलाया। रंगून जब ले गए, एक अंग्रेज अधिकारी ने व्यंग किया, अब मरोगे, दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की। आए जफर अब हो चुका तकसीम हिंदुस्तान की। मरते मरते वो बूढ़े बादशाह ने लरसते गरजते जिन शब्दों में उत्तर दिया, आज की हमारी वही हिंदी है। गाजियों में बू रहेगी, बहादुर शाह जफर ने उस अंग्रेज को उत्तर दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तकते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। क्या बोलते हो, लंदन तक भुजा भांजेंगे। ये हिंदी, ये गदर की भाषा रही है। 57 की क्रांति, क्या गांव क्या शहर, बैरकपुर में क्रांति जगी, स्वर दिस दिस में लहराया, महलों से कुटियों तक अद्भुत रण का ज्वार समाया। ये हिंदी की जो समन्वयात्मक शक्ति जो आदरणीय ने जो दिया है ना विषय, कि हिंदी कैसे सबको समन्वित करती है। जब 57 के रार भइल, देखो भोजपुरी का वही कैसे सदाबहार, जिसको हम पूर्वी बिहारी हिंदी की 3 बोली है, अवधी बिहारी हिंदी की 3 बोली, भोजपुरी, मगही और मैथिल। तो जब 57 के रार भइल, वीरन के वीर पुकार भइल, बलिया के मंगल पांडे का बलि बेदी से ललकार भइल, मंगल मस्ती में चूर चलल, पहिला बागी मशहूर चलल। जब 57 के रार भइल। और हमारे पूर्वी हिंदी का एक कवि क्या लिख रहे हैं, हरि ठाकुर से लेकर के कोदूराम दलित, कत को सुराज बर मरिन खपिन, घर बार अपन बर्बाद करिन, 1947 में तब देश लहुन आजाद करिन। और आज के कवि लिखते हैं उसी मामले में, आजादी के बाद क्या सोचे थे बताइए, अपनी भाषा होगी, पर 47 में ही बंदरबाड़ शुरू हो गई थी। जोश मलिहाबादी ने मातमे आजादी नामक एक कविता है 80 छंद के, उसमें लिखा। वो तो चले गए, नेहरू जी बहुत समझाए, रह जाओ यहाँ नहीं माने, चले गए पाकिस्तान, बड़े दुर्दिन में मरे। ब्रिटिश के खादिमों को उछाले हुए हैं हम, सांपों को आस्तीन में पाले हुए हैं हम, शैतान एक रात में इंसान बन गए, जितने नमक हराम थे कप्तान बन गए, शोले भड़क के, टोपी बदल दिया लोगों ने 47 की बात। शैतान एक रात में इंसान बन गए, जितने नमक हराम थे कप्तान बन गए, शोले भड़क के उठने लगे दिल के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ये मातमे आजादी 1947 की रचना है, पर यह हिंदी है जहां शोषण हुआ, अनाचार हुआ। जिस बंगाल के आदरणीय हमारे पाठक जी बात कर रहे थे, आप देखिए कैसे समझते हैं। यदि वेदों की रचना उत्तर भारत में हुई तो उनके भाष्य दक्षिण भारत में लिखे गए। हमारे यहाँ सांस्कृतिक दृष्टि से एक रहा। दिनकर जी का कथन है कि हमारे उपनिषद, हमारे वेद, रामायण और महाभारत ऐसे घाट हैं जहां हिंदुस्तान की सभी भाषाएं पानी पीती हैं। कथा एक ही है रामायण की, महाभारत की, अभी भाषा के अभिव्यक्ति आप देखे होंगे अलग अलग हो जा रहा है। बहुत बड़ा ये योगदान इसका रहा। उदाहरण बता रहा हूं, बंकी में रैया में बंदे मातरम, सुनो जी जानती होंगी, आज सखी मुहु मुहु, बसंत का वर्णन कर रहे हैं कौन, रविन्द्रनाथ ठाकुर। देखिए, आज सखी मुहु मुहु गाहे पीक कुहू कुहू, कुजवने हु दोहरे पांचाय, चरण नहीं चली अच्छी, वचन मृदु खली अच्छी, आंसू जनु ढल ढल चुहत नहीं चाय, आज सखी मुहु मुहु। ये देखो, ये पूरा का पूरा ये बांग्ला में है। आप आइए मैथिल में, विद्यापति हमारे हिंदी के कोई हैं, हमारे तानी जी पढ़ाते हैं, कह रही हैं गोपिका कृष्ण के बिना कैसे बरसात बिताएं।
ई सखी हमर दुखक नहीं और ई भर बादर माँ, देखो कैसे गूथे हैं संस्कृत, देखो ई भर बादर माह भादर सून मंदिर मोर झंपी घन गर जंती संतति भुवन बारा संतिया कांत पाहुन काम दारुन सघने खरसर हंतिया कुलिस का सत पात मुदित मयूर नाचत मातिया मात दादुर डाक डाहक फाटी जायत छातिया विद्यापति कह कैसे बिताओब हरि बिना दिन रातिया ई सखी। देखो विद्यापति के पद वो हटके हैं। पहला कवि गोरखनाथ है, इसीलिए आदिकाल कहा हजारीपाल साथ द्विवेदी ने हवा की न बोली बा ठाबा की न चाली बा धीरे धरी बा पावम गर्व न करी बा सहजे रही बा भाड़ा तगो रख रावम। हवा के मत बोलो, अकड़ के मत चलो, क्या पते की बात करते हैं। पूरा का पूरा फिर हमारे निर्गुण में शिफ्ट हुआ। गोरख कहे सुना हो रे यौधू, पंजाबी का पूर्ण देखो जिसमें राजस्थानी भी। गोरख कहे सुना हो रे यौधू जग में ऐसा रहना आंखें देखी बा काने सुनी बा मुख थाई कछु न कहना। संसार में यदि धर्म की बात करूं तो सनातनियों में कभी ये नहीं कहता कि यही अंतिम सत्य है। देखो गोरख ने क्या कहा, नाथ कहे तुम या पारा खो हटकर बात न करना, यह जगह है कांटे की बाड़ी देखी देखी पग धरना। कांटे की बाड़ी है, मैं जो कह रहा हूं यही अंतिम सत्य मत कहना। यह भी हो सकता है क्योंकि वेद व्यास जी का कथन है कि संसार के जितने भी ज्ञान विज्ञान हैं उसके उद्गम का क्षेत्र कौन है, मनुष्य का हृदय है। इसीलिए काजी नजरुल ने जो कहा, आज फतवा जारी कर देते काजी नजरुल पर। काजी नजरुल ने कहा कि गीता और कुरान को पूछ कर मनुष्य को मार रहे ढोंगियों का दल, छीन लो उनसे गीता और कुरान, सुनो मूर्खों मनुष्य ने लाया है गीता और कुरान, कुरान और गीता ने मनुष्य को नहीं लाया है। ये मनुष्य के पास मेधा शक्ति है, वो रचना करता है। तो गुरु गोरखनाथ की वाणी से लेकर के हमारी कितनी चली। मैथिल की बात बताया, आप भोजपुरी के एक कवि हुए नारायण रघुपति जी, उन्होंने जो भारत का वर्णन किया, सहज सुभग भैया भारत के देशवा से मोर प्राण बसे हिम खोरे बाटोहिया, सीता के विमल जसा राम जसा कृष्ण जसा मोरो बाप दादा के कहानी रे बाटोहिया। और जोड़ा उन्होंने देश को धर्म के साथ। ये कबोर घेरे रामा हिम को तो वालवा से, तीन मोर सिंधु घा हराए रे बाटोहिया, सहज सुभग भैया भारत के देशवा से। वही आप पूर्वी हिंदी में द्वारका प्रसाद विप्र तिवारी की रचना में पाते हैं। देखो पूर्वी हिंदी की 3 बोली, अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, क्या समन्वय के बाद। संस्कृत में जो भारत की वंदना की गई है वो आप दूसरे प्रांत में भी देखेंगे। तोल बांदा ओ आए मोर भारत माता, तानिश लोग जो खूब नाचे गाए हैं जो हमारा धुन में। चारों जुगमा विद्यमान तय जन जन महा विख्याता ओ ये मोर भारत माता। औ गंगा हूँ माँ डटे हिमालय पणरा मुकुट संवारे, रकसा हूँ माँ हिंद महा सागर तोर पाँव पखारे, उती बुड़ती तोर तने है कतका सुघर छाता ओ ये मोर भारत माता। और क्यों वंदना की जाए, क्यों? क्योंकि रामकृष्ण यहीं आए। किशन कन्हैया इहे अवतरीन इहे अवतरीन राम, गंगा जमुना इहे लेवोगरीन इहे है चारों धाम, चारों वेद तहीं उपजाए जन जन माँ विख्याता ओ ये मोर भारत माता। और गीत कौन कौन गाए? तो व्यास कपिल सुखदेव मुनि सब। मेरी श्रीमती जी केवल कुलपति जी के दर्शन की आए बोले ऋषि परंपरा वाले पाठक जी भी मिलेंगे, कहे मैं भी चलूंगी। तो व्यास कपिल सुखदेव मुनि सब इहे जन्म ला पाइन, सूर कबीरा तुलसीदास सब कीर्ति तोर लमाई। पाठक जी जैसे अभी भी हैं, इनकर गे इनकर जैसे लगे है या भूले ताता ओ ये मोर भारत माता। और निकल जाइए आप मराठावाड़, वही भक्ति के भाव जो 5 प्राकृत हम पढ़ते हैं। देखिए संस्कृत, संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद हम खड़ी बोली आज की हिंदी में आए हैं। पर 1400 साल पहले जो जन भाषा थी
वो आज की हिंदी। 11वीं शताब्दी में थी यही हिंदी जो रही। हाँ, अमीर खुसरो प्रयोग करते थे। देखो कैसे भाषा आगे बढ़ती है। हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला बूढ़े खड़ी थी, आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया, दांत निकाले दादा या ये बुरका बूढ़े मैया। ये जो पहेली जो हम पढ़ते हैं भुट्टा के लिए, आगे तीतर, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, अब तुम बोलो कितने तीतर। बताइए 1400 साल पहले के वो हिंदी थी। आज जो हम बोल रहे हैं घिस जाती है। कभी कभी जन भाषा और साहित्यिक भाषा इतने घिस जाती है, विभाजक रेखा मिट जाती है। मीच मराठी ज्ञाने सांची, अभंग गाथा श्री तुकियाची। और चा की बहुलता है। सेवा करुणी निज मातेची, तिचावाड़ बिनुमान भारत की संतान। और राजस्थानी हिंदी देखिए ना के जघाना हो जाता है। केवल इतना ही अंतर है। जब राणा प्रताप ने समझौता का पत्र लिखा तो उनका भतीजा दामाद ने उसको डुप्लीकेट घोषित करा दिया। शुद्ध राजस्थानी में है, अरे घासरी रोटी ने को के जघाना हो गया। अरे घासरी रोटी ने जद बन बिलावण ले भागो, नान्हा सयमरिया चीख पड़ो राणा रासोता दुख जागो। हूँ लड़ू घड़ू हूँ सहू घड़ू, मेवाड़ी साण बचावण ने, मैं पाछ नहीं राखा रण में, बैरारा रगत बहावण ने। जद याद करूं हल्दी घाटी आँखा में रगत उतर आवे, सुख दुख साथी चेतक रो सूता साथ भूख जगा जावे। या सोच छुई हाथूक तड़क, राणा रा भीम बजर छाती, आँखा में आंसू भर बोलो, मैं लिखसूं अकबर नहीं पाती। और वो करते क्या थे, अकबर के दरबार में जब वो सिर झुकाते थे, सजदा करते थे, तो अपने पगड़ी को ऐसा उठाते थे। अकबर पूछते थे आप पगड़ी क्यों उठाते हो, सिर क्यों झुका रहे हो? तो बोलते थे कि ये पगड़ी मेरे दीवान ने रखी है, ये शरीर आपके अन्न से पल रहा है, शरीर तो झुकेगा पर ये पगड़ी ना झुकने दूंगा। तब अकबर ने कहा अरे वो मेवाड़ी पाक पगामे हैं। तो बोले ये डुप्लीकेट हो सकता है। कहे तो मैं पूछूं, वो ओरिजिनल पत्र था, सांगी का हस्ताक्षर लगा हुआ था। तब वो 2 पंक्ति लिखते हैं। देखो कवि 2 पंक्ति ने कमाल कर दिया, राणा प्रताप समझौता रद्द कर दिए। 2 पंक्ति क्या थी? पृथ्वीराज नाम था उनका भतीजा दामाद। मैं यहाँ सुनू हूँ सूरज रे बादल रो भूटा खोवैलो। क्या सुन रहा हूँ दीवान? दीवान बोलते थे कि बादल के छोटे से टुकड़े ने सूरज को ढांप लिया। मैं यहाँ सुनू हूँ सूरज रो बादल रो भूटा खोवैलो, मैं यहाँ सुनू हूँ सिंघारे सैयाला घर सोवैलो। क्या सुन रहा हूँ? शेर सियार के घर सोने चला जा रहा है। यदि हुक्म हो तो मैं डुप्लीकेट घोषित करूं। बोले जाली, बोले जाली कर दो। बोले ये होता है तो राजस्थानी हिंदी। अब आगे जाइए गुजरात के, तो उसके अलग नी हो जाता है। मीरा के बहुत से जो पद हैं उसमें गुजराती पुट है, समझने के लिए न के जगह ण की जगह न कर दिया गया। गुजराती में देखो गर्वी गुजरी हूँ गांधीनी, नरसो नर्मदनी छूखान, भारत माता ने पुत्र लाडली, सरदारे साधु कितान। आगे निकल जाओ पंजाब, वो भी देखिए तय हो जाएगा। पंजाबी में पंदरिया दी बारिश साह हसम दे हिरांदी, नानक अर्जन जहाँ पी रादी ऊंची कर रही शान। तो सच्चा सौदा तोड़ना ते मीठा मीठा बोलना, गुरुजी पुकारे दे न बोल मिठड़े, और जिंदगी संवार दे न बोल मिठड़े। मजा आ रहा था पिछले साल भटिंडा, तो मैं जैसे एयरपोर्ट से निकला सोचने लगा कहाँ जाऊं, झोला रखा तो एक सरदार जी मिले 2 स्टार। देखिए जो पाठक जी बता रहे थे, ओए सरदार जी सत श्री अकाल बोला था, सत श्री अकाल। अरे कितने जाऊं, कहे इतने जा। बड़ी हंसी आई मुझको। वैसे ही मैं एक बार गया राजस्थान, सर जा रहा था निम्बा हेड़ा राणा प्रताप के उस पर सौर काव्य पर, तो जयपुर से जाना था मुझे, बक्सर होते हुए वहाँ जयपुर से चित्तौड़गढ़ होते हुए कोटा से 2 घंटा लेट हो गई गाड़ी। तो कोटा से उतरना पड़ा और रात भर यात्रा करनी है बोले बस से। तो एक आदमी को मैंने कहा, पान ठेला वाला, पढ़ा लिखा नहीं था ज़्यादा, शायद 13-14 की बात होगी। मैंने कहा भाई ये 2 बैग है मेरा, एक रखो। मैंने कहा छोटे बैग को संभाल के रखना, 10,000 रुपया है बोला। तो बोले भाई साहब बोले ये बड़ा बैग तो रख लूंगा, छोटा बैग ले जा बोले। तो मुझे मजाक सूझा, एक तो कड़ाके की ठंड थी, तो मैं खड़ा हुआ वीर आसन में।
और उनको ललकार के बोला। मैं कहा देखता हूँ, प्रयोग करता हूँ। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहा होगा, ऐसा मुझे लगा उनको। मैंने उसे ललकारते हुए बोला, इससे ही तो पगड़ी बांधा था कड़ाके की ठंड में। मैं कहा कैसा राजस्थानी है वो राजस्थानी करके। एक वो थे राणा प्रताप, अरे 20-25 हजार सेना लेकर के 90,000 मुगलों को धूल उड़ा दिए थे, और तुम हो मेरा बैग नहीं रख सकते करके। ओ भाई साहब बोले रख, बोले आप 2 घंटे के बाद आना, मैं रखूंगा बैग। खूब हंसा मैं, 4 कदम जाके इतना हंसा, थकान दूर हो गई मेरी। तो देखिए साहित्य ये है कि चलते फिरते ये सब काम आते हैं। तो बड़ी परिधि है हमारे हिंदी की। हरियाणा की ओर जाइए, हांजी हो जाता है। जब साजन ही परदेस गया, मस्ताना फांगड़ क्यों आया, छम छम नाचे सब नर नारी, मैं बैठी दुखा की मारी, जो बन बिन यौवन क्यों आया, यौवन बिन जोबन क्यों आया, जब फूल मेरा मन का सूखा, लजमारा फाल्गुन क्यों आया। और बुंदेल, पश्चिमी हिंदी के वो बुंदेली एडिशन आपने पढ़ा होगा, छत्तीसगढ़ में खूब पढ़ा जाता था। देखिए यही है विशेषता, ये सौंदर्य है बुंदेलखंड का। वह पढ़ेंगे, का मोरे लाखिन बादर गरजाए, का दहरा मर गिरे कगार, का मोरे लाखिन बिजली चमके, कही के उठे और रहे झंकार। कैसे संस्कृत अपभ्रंश में आ गया, अपभ्रंश के बाद फिर उसका रूप बदला। उदल के ढाल का देखो क्या अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन। ना मोरे राजा बादर गरजय, ना दहरा मर गिरे कगार, आवत होई हैं उदल ठाकुर, तेही के ढाल करे झंकार, ना मोरे राजा रे बादर गरजे। तो छत्तीसगढ़ में बुंदेली का आगमन इस रूप में हुआ था। बुंदेली एडिशन खूब पढ़ते थे। धर दे डोली रण खेतन में, जो जीते सो ले उठाए, अरे हट जा रे पाजी तू समूहे ते, नहीं घोड़ा तेरे देहों गिराए, नाम जोरे बेरे डोला के, मुंह मारे ठांस देहों तलवार, बातन बातन बदबड़ होई गए, औ बातन में बढ़ गई रार, रे कहत में बे निकल गए, और बे कहते खच गई तलवार। क्या गाते थे उसमें, तो बुंदेली शब्द आ गया उसमें। रण खेत जो है, रण क्षेत्र, खेत कैसे आ गया। खट खट, उस जमाने के कहां कहां हथियार का वेराइटी का पता चल गया। खट 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 तेगा बाजे, चाले छपक छपक तलवार, चले जुनब्बी और गुजराती, वो ना चले बिलायत क्यार, तेगा चटके बर्दवान के, कट कट गिरे सुघरुआ जवान, मूड़न के चौफेरा लाग गई और रुंडन के लगे पहाड़, कटी कटी सिर गिरे धरनी पर, उठ उठ रोंड करे तलवार, 22 हौदा खाली करके हंसा मन पे गए निराय। युद्ध का सचित्र वर्णन, घोड़ा बेंदुला के, और प्रश्नोत्तर क्या होता था। राजा नहीं जाना चाहते थे तो रानियां पहुंच जाती थी। ऐसा बोले भाई वहां मर जाएंगे, नहीं जाएंगे, ठीक बात नहीं है, तो कैसे उसका बढ़िया बढ़िया भाषा के देखो। तब सोनवा बोलती है आप नहीं जा सकते तो मैं डोली तैयार करते लाती हूँ। बोलते क्या है, तुम बिछुआ पहनो, महावर लगाओ पांव में, और अपना पोशाक मुझे दो, और जैसे पान में चूना लागे, डारे खायर लाल हो जाए, और वैसे बात लगी आल्हा को और लड़ने को भाई तैयार। ऐसा घोड़ा बेंदुला रे मुझको दे दे, और दे दे रे ढाल तलवार, बोलते थे हमको दो। ये एक जमाना था शौर्य का। वो जौहर शब्द जो है ना, वो छत्तीसगढ़ी में आया, पाठक जी वो जौहर शब्द से आ गया, और ये जौहर हो गया, मतलब अकल्पनीय। तो कैसे यात्रा करते हैं, ये बात है ये शब्द की। उसी प्रकार जब हम हिंदी के क्षेत्र में आते हैं, हिंदी बेल्ट में, तो आप भारतेंदु ने जनपदी भाषा को जोड़ा। उनके आप नाटक पढ़े होंगे तो उसमें देखे होंगे वो बनारस के आसपास की बोली, चना वाला, मेरा चना बना है आला, जिसमें डाला गरम मसाला, चना खावे तौकी मोला, चना खावे तौकी मैना, बोले अच्छे बने चबे ना, चना खाए गफोरन मुन्नी, बोले और नहीं कुछ सुनना। ये प्रसिद्ध नर्तकी थी वहां की, मुन्नी गफोरिन मैना। तो उन्होंने जोड़ा, इन्हें बहुत बड़ा योगदान, और उस परंपरा को नागार्जुन तक आगे चलाया। और चूल्हे हजम करोगे, चक्की हजम करोगे, वो फोर्स की दलाली गुपचुप हजम करोगे, नितराज घाट जाके बापू भजन करोगे, नागार्जुन ने गाया उस जमाने में। अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देखा, जो सोचे थे हिंदी की दुर्दशा,
89 में मतलब 79 में उन्होंने कहा था, गूंजा हिंदी विश्व में स्वप्न हुआ साकार, राष्ट्र संघ के मंच से हिंदी की जयकार, हिंदी की जयकार, हिंद हिंदी में बोला, देख सो भाषा प्रेम विश्व वज्र से डोला, कहा कई दी कबीराय मेम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। पर यहां नहीं हो रहा था। तब उन्होंने कहा, बनने चली विश्व भाषा जो अपने घर में दासी, सिंहासन पर अंग्रेजी है देख के दुनिया हासी, देख के दुनिया हासी, हिंदी दा बनते चपरासी, अफसर सारे अंग्रेजी में अवधि हो या मदरासी, कहा कई दी कबीराय विश्व की चिंता तोड़ो, कहा कबीराय के विश्व की चिंता छोड़ो, पहले घर में अंग्रेजी के गढ़ को तोड़ो। तब उन्होंने कहा, जो कसम दिलाई गई थी आजादी के बाद, गांधी जी चाहते थे आजादी के बाद कि सब एक रूपता हो, जो स्थान अभी अंग्रेजी का वो हिंदी ले ले, क्षमा करो। फिर वाजपेयी जी के अंतिम छोर पे आ रहा हूं। वाजपेयी जी की कविता है, क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग को हम अपराधी, राजघाट को किया या पावन, मंजिल भूले यात्रा याधी। पूरी यात्रा नहीं हो पाई। मैं जब 93 में था, राजघाट में 25 प्रांत के युवाओं के साथ प्रार्थना कर रहा था, तो ये याद स्मरण कर रहा था इस कविता को। और जब हम गए थे गुजरात भूकंप में 2000, तो साबरमती में प्रार्थना करवा रहा था अपने ग्रुप के साथ, भूकंप में गए थे 10-20 जवानों को लेके। तब मैं याद कर रहा था, जमुना दास बजाज ने कोरा चेक देकर कहा महात्मा गांधी को कि आप अपने आश्रम में बिजली लगवा लें, कितना रुपया चाहिए रखिए। तो गांधी जी ने कहा, जमुना दास क्या तुम पूरे हिंदुस्तान के हर घर में बिजली ला सकते हो? मैं इसलिए नहीं लगा पा रहा हूं, मैं ये मानूंगा जब तक हिंदुस्तान के हर घर में उजियारा नहीं होगा, तो मैं ये मानूंगा कि आज भी देश अंधकार में डूबा है, इसलिए मैं बिजली नहीं लगवा रहा हूं। तो क्षमा करो बापू तुम हमको, वचन भंग के हम अपराधी, राजघाट को किया या पावन, मंजिल भूले यात्रा याधी। और जयप्रकाश जी के समाधि में जाके उन्होंने कहा, आज पूरा हो गया। जयप्रकाश जी रखो भरोसा, टूटे सपनों को जोड़ेंगे, चिता भस्म की चिंगारी ले, अंधकार का गढ़ तोड़ेंगे। टूट रहा है अब गढ़ अंधकार का। अब लोग देखे होंगे, कोई बनाना नहीं पड़ा कानून, आदमी अपने से प्रयास करे। हिंदी का कितना विस्तार हो रहा है। मैंने तो पढ़ा 600 से ज्यादा संसार के विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। आज भी 3 दिन पहले हमारे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अली साहब है, यहाँ है तो पैथालिस्ट, पर वो कहानी कविता लिखते हैं, मेरे साथ जुड़ते हैं अक्सर। वो इंटरनेशनल जब सेमिनार होता है तो अमेरिका में अपनी प्रेमिका को इम्प्रेस्ड करने के लिए, प्रभावित करने के लोग आजकल हिंदी सीख रहे हैं करके क्रेज बढ़ रहा है। एक जमाना था रिलेशनशिप की भाषा कभी संस्कृत, आज विदेशों में हिंदी भी एक माध्यम हो रहा है। कोई मद्रास का है, कोई पंजाब का है, कम पढ़ा लिखा है, उनके बीच रिलेशनशिप की लैंग्वेज हो रही है, संपर्क भाषा बन रही है हिंदी। इसलिए हिंदी का विस्तार हो रहा है। पर इसके लिए जरूरी है हमारे जो विद्यार्थीगण हैं, आप कम से कम हस्ताक्षर तो शुरू करो हिंदी में, अपना प्रेम दर्शाओ, भाषा प्रेम। जो भारतेंदु जी ने कहा, हा पंचनद हा पानीपत यजहु रहे तू धरनी विराजत, हा चितौर नीलज तू भारी। तो हमारे कवियों ने जो शुरुआत की, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य का प्रथम छंद में आपको हिंदी खोजने पड़ेंगे। दिवस अवसान का समय गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर अब राजती कमलनी कुलवल्लभ की प्रभा। अब एक भी ऐसी आज की हिंदी नहीं होंगे, पूरा संस्कृत निष्ठ है। तो पहले लोगों ने प्रयास किया और जड़ दिया। आप जयशंकर प्रसाद की कामायनी पढ़िए, उसमें खोजना पड़ता है हिंदी। ये छायावादोत्तर तक चला, पर बाद में देखो प्रगतिवाद आते आते तो बड़ा प्रभाव पड़ा। 2 पंक्ति के बाद मैं समेट रहा हूं। कामायनी की पंक्ति है, देखो कहां है वहां हिंदी, पर है हिंदी, टटकापन है, क्योंकि संस्कृत को उपेक्षित आप कर ही नहीं सकते। जल प्लावन का वर्णन है, विकरालता का, दिग्दाहों से धूम उठे या जलधर उठे क्षितिज तट के, सघन गगन में भीम प्रकंपन झांझा के चलते झटके, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल की जालों सी, चली आ रही फेनु गलती फन फैलाए ब्यालों सी। और निराला जी तो संस्कृत और बंगला के माध्यम से हिंदी में आए थे, वो तो पूरा संस्कृत, राम की शक्ति पूजा हमारे हिंदी वाले पढ़िए तो और खोजना पड़ता है।
उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल बिस्तर अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सर्वांग भावी दांग बद्ध को दंड मुष्टिखर रुधिर श्राव रावण प्रहार दुर्वार विकल बानर दल बल मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष गैनल वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। अब खोजो कहाँ है हिंदी उसमें आज की, पर आगे बढ़ा फिर तो ये रूप में आया, छायावादोत्तर तक चला, दिनकर को भी पढ़े। दंतुरित केतकी की छवि पर था कौन मुग्ध होने वाला, रोती कोयल थी खोज रही स्वर मिला संग रोने वाला। यहां 50-50 आया। कवि का जन्म कैसे हुआ? सरस्वती की आह टकरा जाती है परिजात वृक्ष से, वहीं से एक फूल गिरा और वहीं से धरती पे आने के बाद वहीं से कवि खड़ा हुआ करके। कवि नाम की कविता में दिनकर ने बढ़िया लिखा। तो बैठे हमारे मंच पर कवि और महाकवि दो, पारिजात के छिन्न कुसुम, आए पारिजात के छिन्न कुसुम तुम सोड़ स्वर्ग भू पर आए, और पद्म कोश में छिपा दिव्य नंदन बन का सौरभ लाए। जिस दिन तमसा तट पर तुमने, प्रथम कवि का प्रथम छंद, जिस दिन तमसा तट पर तुमने दी फूंक बांसुरी अनजाने, शैलों की श्रुतियां खुली लगे नीड़ों पे खग उठ उठ गाने। तो परमात्मा का वरदान है हमारे कवियों को, अपनी रचना से मेरी सृष्टि में जो कमी है उसे पूरा कर देना। विधि ने भूतल पर स्वर्ग लोक रचने का देसा मान तुम्हें, अपनी त्रुटि को पूरी करने को दिया दिव्य वरदान तुम्हें। तो ज्यों केलन के पात में पात पात पे पात, और त्यों वक्ता के बात में बात बात पे बात। और हिंदी साहित्य की बात हो, काव्य और विकास की बात हो, तारनीश जी जानते हैं। और मैं इस समय की एक सीमा है भाई, इसलिए मैं समेट रहा हूं। अचानक योजना बनी, परसों 10 राज्य के भी चल रहा था, मैं बीएचयू में था, तो 10 राज्य के असिस्टेंट प्रोफेसर थे। तो मैंने वही शुरुआत की उन लोगों से, किस किस प्रांत से आए हैं अपने प्रांत को पुष्ट कीजिए। क्योंकि जितने भी पत्रकार थे आरंभिक दौर के, वे सब क्या थे? साहित्यकार थे और पत्रकार थे, और किसी न किसी पत्र से जुड़े थे और साहित्य को गति दे रहे थे। तो मुझे श्री कृष्ण सरल की पंक्ति याद आ रही थी, जो कलम सरीखे टूट गए पर झुके नहीं, उनके आगे ये दुनिया शीश झुकाती है। जो कलम किसी कीमत पर बेची गई नहीं, वो तो मशाल की तरह उठाई जाती है। बहुत अच्छा लगा, प्रणाम करता हूं कुलगुरु को, रजिस्ट्रार महोदय, और आप सब ने जो दत्त तीर्थ सुना वो आखिरी छोर तक। पता नहीं कोई मोबाइल देखे हो तो आप जानो, आपका काम जाने। पर एक बात बता दूं, गांधी जी ने कहा था पुस्तकों और अपने गुरुओं के पास शुद्ध हृदय लेकर जाइएगा तो ज्यादा अर्जन करेंगे बच्चों, इसका जरूर ध्यान रखना। और हमारे गुरुजन बैठे हैं, उनके लिए 2 लाइन बोल दूं। विनोबा जी के कथन कि किसी भी देश का आने वाला कल इसी बात पर निर्भर करता है कि आज उस कल को दिशा देने वाले कौन हैं। यदि हम इधर उधर रहेंगे तो क्या दिशा देंगे। सबको मैं प्रणाम करता हूं, आपके धीरज को प्रणाम करता हूं, आपने सुना, धन्यवाद। आपके अद्भुत उद्बोधन हेतु बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके पश्चात मैं अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। हिंदी दिवस कोई श्राद्ध दिवस नहीं है अजय पाठक जी, ये श्रद्धा दिवस है। बार बार स्मरण करने का कि हिंदी हमारी अपनी भाषा है, हमारी पहचान है, हमारी नागरिकता है, हमारी संस्कृति है। सबको जो जोड़ करके चलती है वो हमारी हिंदी है। इसको हम श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। संयोग है कि श्राद्ध पक्ष में आ जाती है, और ये भी श्राद्ध पक्ष में माने तो भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता ये है कि हम अपने पूर्वजों को कभी भूलते नहीं,
हमें मानते हैं कि शरीर के जाने के बाद में भी पूर्वज हमारे साथ में जीवित रहते हैं, क्योंकि हम उस संस्कृति के पुजारी हैं जिसमें कि आत्मा को केंद्र में रख कर के ही सारा नियोजन करते हैं, सारी बात करते हैं। जो दिखाई पड़ने वाला संसार है वो तो क्षणिक है, नश्वर है, आज है, कल नहीं रहेगा। इस बात को स्थापित करने का काम करता है श्राद्ध पक्ष। हमारे बीच में भी आपने राजन यादव जी को सुना, मैं उनकी स्मरण जो कि अमरण शक्ति है उसको प्रणाम करता हूँ। गजब की आपकी स्मृति है, कितना कंठस्थ और कितना सहज आपने एक कनेक्ट किया, आपने एक काल को कनेक्ट किया है, आपने स्थानों को कनेक्ट किया है, कवियों को कनेक्ट किया है, ग्रंथों को कनेक्ट किया है। और मुझे लगता है कि भाषाई समन्वय से इससे अप्रतिम उदाहरण हमें कोई प्राप्त नहीं हो पाएगा। आदरणीय अतुल दुबे जी, आदरणीय एच एस होता जी, आदरणीय तानिश गौतम जी ने एक श्रेष्ठ आयोजन हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया है। इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। सम्मुख उपस्थित हमारे आचार्य और अधिकारी कुल के समस्त सदस्यगण, आदरणीय श्री पटेल साहब और राजीव नयन जी, जिनको अतिथि हम मान सकते हैं, वो उपस्थित हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी के बारे में जैसा कि बात कह रहे थे अजय पाठक जी, हिंदी हमारी पहचान है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जब अल्लामा इकबाल लिख रहे थे सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, तो उसमें एक लाइन आती है, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो जो हिंदी शब्द उन्होंने उपयोग किया था, कोई भाषा नहीं थी, पूरी पूरी नागरिकता, पूरी पूरी कायनात, पूरी पूरी संस्कृति को समेटने वाला शब्द था हिंदी। तो जो विदेश में कोई हिंदी कहता है हमको, तो प्रसन्न होना चाहिए। मैथिली की बात आदरणीय राजन यादव जी ने की, उनको मैं बताना चाहूँगा। अभी 3 दिन पहले ही लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट कमेटी की बैठक हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। मैं सौभाग्य दुर्भाग्य संयोग से उसका सदस्य हूँ। उस जो हाई पावर लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट कमेटी है जो कि क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस देती है, तो अभी मैथिली को जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस दिया गया है। अभी 3 दिन पहले की बात है, ऑनलाइन बैठक हुई थी। बहुत सारी लैंग्वेजेस की बात भी आती है। भाषा को कोई गढ़ नहीं सकता है। यदि कोई कहे कि हमने भाषा बना दी, भाषा और धर्म 2 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा गढ़ी नहीं जाती हैं। वो जैसे जैसे हम प्रयोग करते हैं उनका परिमार्जन होता है, संशोधन होता है, पहुंचती जाती हैं, जन जन तक पहुंचती हैं, लोक लोक तक पहुंचती हैं, उनमें परिमार्जन होता है और बहती चली जाती हैं, बढ़ती चली जाती हैं। अकबर की बात आई बार बार, तो अकबर ने कहा हम बहुत महान हैं, बादशाह हैं, हम भी क्यों ना एक धर्म चालू कर दें। तो एक दीन इलाही, धर्म शुद्धीन माने धर्म ही कहते हैं, दीन इलाही शुरू कर दिया। क्या चल पाया? वो नहीं चल पाया। इसी तरह से कोई भी व्यक्ति कहे कि हम भाषा बना देंगे, भाषा को गढ़ देंगे, वो संभव नहीं। ये बहुत सारे उदाहरण बताए, कि जितने उदाहरण बताए आपने, राजन यादव ने या पाठक जी ने, वे सब उदाहरण हैं, लेकिन हिंदी की जो भाषाई समन्वय की शक्ति है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। ऐसा क्या है हिंदी में, हम सब कुछ समाविष्ट करते हुए भी अपने स्वरूप को बनाए रखते हैं। हिंदी जो हमारी अनुसूची 8 के अंदर सारी 22 भाषाएं हैं, सबको समावेश कर लेती है। और जितनी जितनी बोलियां हैं हमारी, सबको समावेश करके भी अपने को स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्थापित करती है। कुछ न कुछ तो ताकत होगी उसमें। उस
ताकत के बारे में, उस शक्ति के बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए। जब तमिल को लेकर के विवाद खड़ा होता है, दक्षिण भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उनको लेकर के कोई भी विवाद नहीं है। तमिल कहते हैं कि हम स्वतंत्र भाषा हैं, संस्कृत से भी हम पहले, हमारे पास कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो संस्कृत का हो। लेकिन अक्षर कहाँ से लाएंगे, लिपि कहाँ से लाएंगे, और उस अक्षर में व्याकरण कहाँ से लाएंगे जो शब्द निर्माण करता है। हिंदी निश्चित तौर पर संस्कृत भाषा के आधार पर हिंदी खड़ी होती है। जिस प्रकार से आप कह रहे थे सूरज जब प्रकाश नहीं देगा तो चंद्रमा देगा, तो चंद्रमा प्रकाश लेता कहाँ से है भाई? सूरज से ही तो लेता है। उसमें केवल एक चीज़ आती है, आत्मा ही स्वतंत्र है, जिसको न सूरज की आवश्यकता है, न चंद्रमा की आवश्यकता है, न अग्नि की आवश्यकता है, न सितारों का आवश्यकता, किसी की आवश्यकता नहीं है। केवल आत्मा है जो कि, इसीलिए आत्मा को हम सूर्य से कनेक्ट करते हैं, वो बात अलग हो जाती है। हमारे यहाँ शब्दों के निर्माण की अलग प्रक्रिया है। तारणेश जी भी जानते हैं और राजन यादव जानते हैं, अजय पाठक जानते हैं। हमारे यहाँ शब्द कोई निर्जीव तत्व नहीं है, एक सजीव तत्व है। और संभवतः आपको पता नहीं होगा कि जब अक्षरों की बात आती है तो हमारे पास में नेहा शर्मा बैठी हुई यहाँ पर, नेहा मिश्रा मिश्रा, ये संस्कृत की विदुषी है। इसको पता है कि एक एक अक्षर का एक एक देवता होता है, एक एक गुण होता है, एक एक धर्म होता है, एक एक रूप होता है, एक एक ध्वनि होती है उसकी। बिना उन अक्षरों को मिलाए हुए हम एक एक पंचभूतों का प्रतीक होता है एक एक अक्षर, तब तक किसी शब्द का निर्माण ही नहीं हो सकता है। तो शब्द के निर्माण की प्रक्रिया आत्मस्फूर्त है, स्वतः स्फूर्त है। सारे पंचभूत, सारे देवता, सारे गुण, सारी प्रकृति जब मिल जाते हैं एक साथ, तब शब्दों का निर्माण होता है। तब शब्द को हम ब्रह्म की तुलना कहते हैं, शब्दो वही ब्रह्मा, ये कह के हमने बात की है। और उस शब्द की ताकत, शब्द की शक्ति जो है, जब हिंदी समाविष्ट करती है तो सारी भाषाओं में समन्वय स्थापित करती एक बात, और सारे समाज के साथ में समन्वय स्थापित करती हिंदी, सारी प्रकृति के साथ में समन्वय स्थापित करती है, सारे पंचभूतों के साथ में स्थापित करती है, और सारे समय के साथ में समन्वय स्थापित करती हिंदी। हिंदी केवल मात्र भाषा ही नहीं है। मेरे पास में प्रमाण नहीं है, अनुभवजन्य बात करता हूँ। जब आप शब्द से बात कर रहे थे, शब्द से ऊर्जा प्रकाशित होगी, शब्द से हमको प्रकाश मिलेगा। तो आज के वैज्ञानिकों ने, भौतिक शास्त्रियों ने ध्वनि और शब्द दोनों के बीच में तारतम्य स्थापित किया है। ध्वनि स्वर, ध्वनि शब्द के साथ, ध्वनि और प्रकाश के बीच में। इधर से आप टार्च की लाइट जलाएंगे, उधर जो है स्वर निकलने लगेंगे, ध्वनि आने लगेगी। उधर से ध्वनि आएगी, उसे प्रकाश में रूपांतरित हो जाएगा। आज के फिजिसिस्ट ने वो निकाल रखा है। लेकिन जब हमारे ऋषि लोग काम कर रहे थे, जब वैदिक काल के ऋषि काम कर रहे थे, शब्द कहाँ से आए? तो सूर्य की किरणों से जो उन्होंने ध्वनि पकड़ के लाए, उससे स्वर बने। स्वर क्यों है? स्वर में जो सूर्य तत्व है, वो सूर्य की किरणों से जो ध्वनि निकलती है, उससे शब्द पकड़ के लाए, तो वो समझिए स्वर बने। और पंचभूतों से जो स्वर निकले, उससे व्यंजन बने। व्यंजन क्यों है? हम सभी लोग जानते हैं, वैयाकरण इसमें समझिए समर्थन करेंगे। का जो है वो जल का प्रतीक है, खा जो गगन का प्रतीक है। ऐसे ही प्रत्येक कवर का, तवर का, पवर का, टवर का एक एक अक्षर जो है पंचभूतों के एक एक तत्व का प्रतीक है। उससे शब्द, उससे ध्वनि पकड़ी गई, उससे व्यंजनों का निर्माण हुआ। तो सूर्य की शक्ति से स्वर जब मिलता है और व्यंजनों के ध्वनि से जब हमारे पास व्यंजन आते हैं, पंचभूत व्यंजन पकड़ते हैं, तो सारा सौरमंडल, सारी प्रकृति, सारे पंचभूत हमारे हिंदी के साथ साथ चलते हैं। इनके बोलने मात्र से, इनके उच्चारण मात्र से, जब आप गायन कर रहे थे, हर एक व्यक्ति का रोमांच हो रहा था। वो ताकत उस शब्द की है, और वो शब्द
जो कि प्रकृति के साथ साथ हमारे साथ चलती है, उसके कारण समन्वय स्थापित हो, उसके कारण समाज स्थापित होता है। जब बंशीधर शुक्ल लिखते हैं, सर बांधे कफनवा हो शहीदों की टोली निकली, उड़ जाग मुसाफिर भोर भयो रैन कहाँ तू सोवत है। उनका नाम पता नहीं है, लेकिन हमको पता है उन्होंने लिखा है। समझिए, जब गाते थे तो एक साथ टोलियाँ निकल पड़ती, शहीद के मतवाले जो है निकल के चले जाते थे। ये शब्द की ताकत है। शब्द में हिंदी और गैर हिंदी में उसके स्वर की बात करनी पड़ती है। हिंदी में भी दो स्वर समानांतर चलते हैं। एक सनातनी परंपरा का स्वर चलता है, जिसकी सारी की सारी बातें राजन यादव ने कहीं भूतकाल से आज तक। एक गैर सनातनी स्वर भी चलता है, उसकी बात भी करनी चाहिए। जो जितने प्रगतिशील हैं, जितने कम्युनिस्ट लोग हैं, उन्होंने जो हिंदी का दुरुपयोग किया है वो गैर सनातनी स्वर लेकर के बातचीत की है। उन्होंने समाज को तोड़ने के काम के लिए हिंदी का उपयोग किया, लेकिन हिंदी ने उनको पछाड़ दिया, हिंदी ने उनको पीछे कर दिया। आज न कोई हरिशंकर परसाई की बात करता है, न कोई ज्ञान रंजन की बात करता है। सब के सब पीछे चलते चले आए कि उन्होंने हिंदी का दुरुपयोग करने की बात की। ये हमारी हिंदी की शक्ति है, जो हमारे सनातनी परंपरा को लेकर के साथ में चलेगा। वो चाहे उर्दू का शब्द हो, चाहे वो फारसी शब्द हो, चाहे वो अंग्रेजी के शब्द हो, सब के सब इस भाषा के अंतःकरण में समाविष्ट होते हुए, अपने कलेवर को बनाते हुए निरंतर चलते चले जाएंगे। तुलसी तो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, सब जानते हैं। और तुलसी ने जब रामचरितमानस लिखना शुरू किया, तो आप लोग पता नहीं होगा, मैं बार बार कहता हूँ आई एम 69 ईयर्स ओल्ड, मैं 69 साल हो, कुछ करने को बचे ही नहीं है। 70वां अभी 21 तारीख को शुरू हो जाएगा हमारा। लेकिन तुलसी ने रामचरितमानस जब लिखना शुरू किया तो उनकी उम्र 76 वर्ष की थी। 76 वर्ष में तुलसी रामचरितमानस जैसे महाकाव्य लिखने का संकल्प लेता है, और लगभग 1 या 2 साल, 1 साल 5 महीने या 2 साल ऐसे लगते हैं, 120 साल तक जीते। चाहते संस्कृत में महाकाव्य लिख सकते थे, लेकिन जिस बात की अजय पाठक जी ने कहा कि लोक की भाषा में हमें हिंदी ठीक है, संभ्रांत लोगों की भाषा अपील करती है, हम भी लिखते हैं, सब लोग लिखते हैं। देखिए, जब जनमानस में उतरना है, हमको जन कवि बनना है, तो जन कवि जनता की भाषा का उपयोग करो ना भाई। अवधि में लिखना शुरू किया उन्होंने, और अवधि में लिखना शुरू किया, और अवधि में ही लिखा उन्होंने। कबीर और तुलसी जिनकी बात करे थे, विश्व के 600 विश्वविद्यालयों में हिंदी की बातें होती हैं। कबीर और तुलसी सबसे अच्छे ऐसे कवि हैं जिनमें सबसे अधिक अनुसंधान होता है। कबीर सबसे टॉप में जाते हैं, और कबीर की भाषा तो अनगढ़ भाषा है, तो भाषा उसको कहीं भी नहीं कहें, अक्खड़ भाषा है, उसको लेकर चलते चले जा रहे हैं। तो उन पर अनुसंधान किया जा रहा है, तुलसी पर अनुसंधान किया जा रहा है। जो भाषा उन्होंने लिखी, उस भाषा के बारे में हिंदी के वैयाकरण, हिंदी के साहित्य ढूंढ के जनमाने क्या होता है, जनमाने क्या होता है, जनमाने जनी खाबे, जनमाने नहीं होता है अवधि में। उसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, अर्थ निकालते हैं, ये सारी बातें चलती चली जाती हैं। आवश्यकता इस बात की है, मातृभाषा की बात कही इन्होंने अतुल दुबे जी ने। मातृभाषा हमारी कौन सी होनी चाहिए? मातृभाषा हमारी अपनी माता की भाषा की, भारत माता की भाषा। जब मातृभाषा की बात आती है तो हमारी निजी माता की भाषा, जो हमारे गर्भ से हमारे पास आती चली आ रही है, जो पहले स्पर्श से हमारे वाणी से मुखरित होती है, हम घर में बोलते हैं, हमारे संस्कारों की भाषा। मैं त्रिभाषाई सूत्र में कहता हूँ 3 ही भाषाएं होती हैं। एक संस्कार की भाषा होती है, एक व्यवहार की भाषा होती है, एक व्यापार की भाषा होती है। संस्कार की भाषा परिवार से मिलती है, व्यवहार की हिंदी हो सकती है, व्यापार की अंग्रेजी कोई भाषा हो सकती है। मातृभाषा की जब बात आती, मातृभाषा जो भारत माता जिसको कहते हैं, भारत माता की भाषा कौन है? भारत माता की भाषा वो है जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाई, जिसने भारत की संस्कृति का पोषण किया, जिसने भारत के संस्कारों को विश्व में स्थापित किया, जिसको लेके यूनाइटेड नेशंस में अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला, जिस भाषा को लेकर के हम सारे जितनी भाषाएं भारतवर्ष की हैं, विश्व की भाषाओं को समेट करके भी, गर्भस्थ करते हुए भी हम अपने स्वरूप को नहीं बदलते, वो हिंदी है।
वो मातृभाषा हिंदी है, जिसके अंदर सारी जितनी बोलियां, देखिए क्या दुर्भाग्य होता है, पहले तो सारी भाषाएं होती थी, खड़ी बोली थी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अरे ब्रज भाषा थी, अवधी थी, बघेली थी, बुंदेलखंडी थी, मैथिली, सारी भाषाएं थी। भाषा अभिव्यक्ति का जिसमें माध्यम हो, भाषित थी, भाषा होती थी। अब ऐसा हो गया कि भाषा हो गई हिंदी और सब बोलियां हो गई, स्वरूप बदल गया, उल्टा हो गया। लेकिन असलियत ये है, जो अभिव्यक्ति, जो भावनाएं, जो अपने परिवार के लोगों से मिलते हैं, अपनी बोली में बोलते हैं, वो किसी में नहीं बात होती, अपना तो आ ही नहीं पाता है। उदाहरण देना चाहता हूँ, अभी रायपुर के जो कलेक्टर हैं गौरव सिंह, पहले मुंगली में थे, वो हम एक ही ज़िले के रहने वाले हैं, हरदोई के। उनसे जब जब बात होती है तो हरदोई की हमारी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हम लोग बात करते हैं। वो कहते हैं भैया हमें तो भूले नहीं हूँ का, हमने भूल कैसे सकी थन, बस माटी के नहीं भूल सकी तुम, मातृभूमि नहीं भूल सकते, भाषा कैसे भूल सकते। ऐसी बातें जब होती हैं तो ये एक कनेक्ट करता है, समझिए आपस में। एक और उदाहरण, मैं जब अपने गांव जाता हूँ तो अपनी भाषा में बात करता हूँ। कुछ नए पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, वो लोग खड़ी बोली बोलते हैं, तो वहाँ के लोग कहते हैं देखो ये भैया आते हैं हमारे लिए, कितने बड़े पद पर हैं, कितनी जगह आए हैं, विदेश में घूमे, जब यहाँ आते हैं तो अपने गांव की भाषा बोलते हैं। वो फलाना कल को दिल्ली गया तो आज वो खड़ी बड़ी बोलता है करके, उसको अनुशासनहीनता के अंतर्गत, इन्वर्टेड कामर्स में, उसको अच्छा नहीं मानते परिवार को। ये हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी को किसी प्रकार का संकोच नहीं होता है किसी को स्वीकार करने में, लेकिन कोई हमको अस्वीकार करें इसकी स्वीकृति भी हम नहीं देते। हमें कोई अस्वीकार करे, कहे कि हिंदी अच्छी नहीं है, इन्हीं कम्युनिस्टों ने कहा था, इन्हीं अंग्रेज़ों ने कहा था हिंदी की भाषा नहीं है, हिंदी की स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, सारी बातें हम पर आरोप लगाए जाते थे। हमने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं, स्थापित करके बताया हिंदी पूर्ण रूप में प्रामाणिक भाषा है, हिंदी पूर्ण रूप में वैज्ञानिक भाषा है। और हम चाहेंगे भी, अजय पाठक जी ने कहा यहाँ पर, ये भाषा आप लिखते हो तो शुद्ध लिखो, उसका अपना धर्म है, उसके हिसाब से उसकी अपनी लिपि है, उसके हिसाब से लिखो, उसके आप कर्ता कर्म क्रिया, उसकी वर्तनी, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। और ध्यान रखने में दिक्कत क्या हो रही है, आप रख सकते हैं, कर सकते हैं। और केवल इतना ही आपको इंस्ट्रक्शन देना है, जैसा आपको बोलना है वैसे लिखना है। अब आप दूसरी भाषाएं क्या है, देखिए भाषा में किस प्रकार से बात आती है। एक डिस्क्रीट भाषा है, एक डिस्क्रीट भाषा और एक कंटिन्यूअस भाषा। मैं स्टैटिस्टिक्स की बात करूँगा। डिस्क्रीट में क्या है, एकदम इंडिविजुअलिस्टिक, ए है तो एच बनेगा, इनमें कुछ नहीं जोड़ सकते, ए है तो ए है, समझिए। और यहाँ जो है हम का में क्री बना सकते हैं, का में हम कम बना सकते हैं, का में हम कुछ भी जोड़ सकते हैं। यह कंटिन्यूअस, शब्द में ही इस प्रकार की शक्ति दी हुई है, शब्द की शक्ति है। आपकी जितनी अब्राहमिक लैंग्वेजेस, उर्दू में भी दिक्कत है, उर्दू में आधे शब्द ही नहीं। अगर उर्दू में लिखेंगे, उसकी उर्दू में अरेबिक लिपि में लिखेंगे तो कृष्ण लिखेंगे किरसन, और उसी से पंजाबी में किरसन पहुंच गया, गुरुमुखी में किरसन लिखेंगे, वहाँ पर भी नहीं। वहाँ वो तो संस्कृत बेस्ड लैंग्वेज है हमारी, क्या कहते हैं, गुरुमुखी भी, लेकिन उर्दू के प्रकोप का वहाँ किरसन होगा। अब इनको दिक्कत क्या हुई अमेरिकन और यूरोपियन, ब्रिटिश, अंग्रेजी में दोनों ही प्रकार के अंतर आ गए। अमेरिकन्स ने क्या किया है कि सबसे अधिक नुकसान संस्कृति भाषा के यदि किसी ने किया है, सभ्यता नुकसान के, तो अमेरिकन्स ने किया है, इस खुलेपन के नाम पर, उच्छृंखलता के नाम पर। ब्रिटिशर्स क्योंकि लैटिन बेस्ड लैंग्वेज, लैटिन के उपयोग के साथ में अंग्रेजी आती है, तो अपनी रूट्स पर जाते हैं। रूट्स क्या हैं, धातुएं हैं। जब तमिल पर मैं बोल रहा था लिंग्विस्ट एक्सपर्ट कमेटी में, हमने धातुएं कहाँ से लाएंगे आप तमिल वाले, जिनसे शब्द निर्माण करेगा? धातुएं संस्कृत से ही आएंगी, धातुवा काम धेनुवा, धातुएं बगैर क्या शब्द निर्माण हो पाएगा? वो हमने दी, संस्कृत व्याकरण पाणिनि ने दी है, वहाँ से नहीं। तो जब रूट्स से बनाते हैं शब्दों का निर्माण, लैटिन रूट से आकर के, तब लिखते कुछ है, बोलते कुछ और हैं।
लिखने में लिपि कुछ और, केमिस्ट्री में CHE, केमिस्ट्री लिखेंगे बोलेंगे केमिस्ट्री, क्योंकि रूट से कुछ और चीज़ आ रहा है। वो कीमिया अगर से उपजी हुई भाषा जो बनती केमिस्ट्री जा कर के, उसको केमिस्ट्री लिखते हैं। साइकोलॉजी की स्पेलिंग देख ली, उनको दिक्कत हो रही सारी चीज़ें। वो एक लिंगुआ फाना है, लिंगुआ फाना है, इट्स नॉट ए लैंग्वेज। क्या है उनकी? जब भाषा की बात आती है तो भाषित भाषा जो हमारी भावों की अभिव्यक्ति प्रदान करे भाषा है, वो तो लैंग्वेज। लैंग्वेज में लंग्स में कुछ हवा भर गई, उसको एक्सप्रेस कर दिया, जोर से निकाल दिया, वो लैंग्वेज बन गई। दैट्स नॉट लैंग्वेज, लैंग्वेज नहीं है वो तो लंग्स में बनी कुछ। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेस माने कुछ सप्रेस, दबाते रहे, दबा रहे, उसको निकल गई हवा, निकल, एक्सप्रेशन हो गया। हमारे अभिव्यक्ति है, हमारे मैनिफेस्टेशन है। हम लोग मैनिफेस्टेशन विश्वास करते हैं, एक्सप्रेशन बात नहीं करते हैं। लिटरेचर क्या है? लिटरेचर क्या है? लेटर्स को अच्छे ढंग से रख दो, लिटरेचर बन जाएगा। साहित्य में जब हित के साथ हो साहित्य बनेगा, उससे भाव से साहित्य बनेगा। जिसमें हित ना हो, हितकारी बात ना हो, उसको हम साहित्य की श्रेणी में नहीं रखते। तो इन सारी चीज़ों को जब हम लेकर चलते हैं, तब हिंदी का एक अद्भुत स्वरूप बनता है। हम सभी लोग वास्तव में सौभाग्यशाली हैं कि हम उस भारतवर्ष की भूमि में निवास करते हैं, उसमें छत्तीसगढ़ में रहते हैं, जहाँ पर न भूकंप आता है और न कहीं लैंडस्लाइड होती है। आप देखिए न, जहाँ पर मैं था हिमाचल में, कितने लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, भूकंप भी आते जाते चले, बहुत अच्छे स्थान पर रह रहे हैं। आइए हम सभी लोग हिंदी को लेकर के हम लोग काम करें, हिंदी को अपने व्यवहार की भाषा बनाएं, अधिक से अधिक व्यवहार भाषा बनाएं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर कि हिंदी नहीं पहुँच पाई है। ये पारिभाषिक शब्दावली, तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग से भी हमारी असहमति है। मैंने अर्थशास्त्र से कम से कम नहीं तो 150 शब्द ही होंगे, लेकिन वहाँ जब यूटिलिटी को तुष्टि गुण कहते हैं, तुष्टि गुण, हमने उपयोगिता क्यों नहीं कहते हो? भाई उपयोगिता चल रहा है तो उपयोगिता चलने दो, प्रचलन जो आ रहा है, भाव प्रकट हो रहा है, आने दीजिए उसको। जो आवश्यकता है कि आप तुष्टि गुण देंगे तो तुष्टि गुण देने से दिक्कत हो जाएगी। वैसे बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं उर्दू के या अरबी के या फारसी के, जिनका हिंदी में मिलता ही नहीं है। मैं कभी लोगों को मोहताज माने का होते बतावे, मोहताज वाले बताइए क्या है? शिकायत का हिंदी में क्या कहेंगे? उपालंब कहते रही, उपालंब से भाव ही प्रकट नहीं होते है। तो ये भी चीज़ें, इनमें कहीं न कहीं काम करने की भी आवश्यकता हमको है। मैं पुनः इस श्रेष्ठ आयोजन के लिए और अच्छे वक्ताओं को जोड़ने के लिए, क्यों जोड़ने का काम हिंदी करती है, तोड़ने का काम नहीं करती है। मैंने एक व्याख्यान दिया था हिंदी भवन में, हिंदी का समाजशास्त्र, हिंदी भवन नई दिल्ली में दिया था, वो शायद प्रकाशित हुआ, मैं दूंगा, उसमें कुछ संशोधन करके उसमें और भी कुछ काम करूँगा। उसमें स्वर की मैंने बात की थी, सनातनी स्वर को जो पोषित करे वो हिंदी है। यदि वो सनातनी स्वर हमको उर्दू मिल जाता है, फारसी मिल जाता है, अंग्रेज़ी मिल जाता है, तो उसको भी लेने में हिंदी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। आपके उद्बोधन एवं मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। इसके पश्चात कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं विश्वविद्यालय के कुल सचिव महोदय डॉक्टर तारनेश गौतम जी को धन्यवाद ज्ञापन हेतु सादर आमंत्रित करती हूँ। हिंदी और भाषाई समन्वय, इस विषय को लेकर आज जो हमने हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में इस सभागार में अपने प्रबुद्ध वक्ताओं के उद्बोधन सुने, अभिभूत हैं। सोचा नहीं था कि इतनी जानकारी मात्र 2 घंटे में हमारे पास आ जाएगी। जो मन से बैठे हैं उन्होंने तो बहुत कुछ ग्रहण किया, जो तन से बैठे हैं वो जाने कि कितना पाए।
जब भाषा विकृत होती है तब हमारी मानसिकता भी विकृत होती है। हमारा सम्मान हमारी भाषा से है, अतः हमें हमारा सम्मान बनाए रखने के लिए अपनी भाषा का सम्मान बनाए रखना होगा। आदरणीय पाठक जी, जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बन रही थी तो माननीय कुलगुरु जी के समक्ष चर्चा चल रही थी कि हम ऐसे वक्ताओं को बुलाएं जो भाषाई समन्वय को बहुत अच्छे से रख सकें, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में जो पाठ्यक्रम हैं उनमें देखें तो हम अंग्रेजी और हिंदी मिक्स करके ही चल रहे हैं, लेकिन हिंदी का कोई अलग से पाठ्यक्रम नहीं है। हमारे मातृभाषा है इसलिए हम उसका उपयोग कर रहे हैं। जितने अच्छे तरीके से आदरणीय पाठक जी ने भाषा के समन्वय को रखा है, आपके उद्बोधन से हम कृतकृत्य हुए हैं। मैं उनके कवि रूप का परिचय देते हुए उनकी एक कविता की 4 पंक्तियां आपके सामने रखता हूं और इसकी विशेषता और भाषाई समन्वय आपके सामने स्वतः ही परिलक्षित होगी। देख द्वारिकाधीश सुदामा चाउर फांक रहे हैं, वृंदावन की गलियां उनसे कब की छूट गईं, चलते रहे निरंतर उनकी पनही टूट गई, चिथड़ों के भीतर से उनके दुर्दिन झांक रहे, देख द्वारिकाधीश सुदामा चाउर फांक रहे। मेरे गुरुजी इसका सस्वर वाचन करते हैं। मेरे गुरुजी कहने का तात्पर्य है डॉक्टर राजन यादव जी। मुझे पढ़ाया है उन्होंने, पढ़ाया है, सिखाया है उन्होंने मुझे। मात्र इन 4 पंक्तियों में आप देखें कि भाषा का समन्वय किस तरह से डॉक्टर अजय पाठक जी ने लिखा है, किया है। मैंने एक मोबाइल जब लिया तो डॉक्टर साहब का नंबर डायल किया तो उसमें उनका ट्रू कॉलर में नाम आया पाठक अजय नापतौल। आज जितने समय उन्होंने भाषा के संदर्भ में कहा है पूरा नाप तौल के ही कहा है। आपके प्रति इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हृदय से आभार कि आपने हमारे इन छात्र छात्राओं को भाषाई समन्वय से इतने भले भांति परिचय कराया। आज के हमारे मुख्य वक्ता, उनके बारे में क्या ही कहूँ। जब हम महाविद्यालय में अध्ययन कर रहे थे तो साइकिल में उनके साथ यात्रा करते थे। 30 किलोमीटर जाना और 30 किलोमीटर आना, ये हमारी यात्रा का मार्ग का इतना दूरी हम लोग नाप लेते थे। और उसमें एक हमको चुटका दिया जाता था। चुटका समझते होंगे सभी, हाथ से लिखी हुई। तो एक कविता दी जाती थी और उसका गायन करते हुए, वाचन करते हुए हम लोग जाते थे। अपना अपना टिफ़िन लेके जाते थे। जो टिफ़िन नहीं ले जाता था उसके लिए हमारे गुरुजी अपने घर से पूड़ी और गुड़ लेकर जाते थे। और या जिस गांव में जा रहे हैं वहाँ किसी को कह देते थे भात खवा देवे। और ऐसे करके हमारी साहित्यिक यात्रा प्रारंभ हुई। सर, मुझे याद आता है एक जगह कवि सम्मेलन में जाना हुआ। हमारे गुरुजी बोले तारनीश चलना है। तो गुरु का आदेश, सारे काम धाम छोड़ के चल दिए। कविता पाठ किए तो वहाँ हमको उस समय 200 रुपये मिले थे। बात 94 की है और सर को 100 रुपये मिले थे।
तय तो मुरली आगे बढ़ गए रे। ये हमारे गुरु जी का उस समय का वक्तव्य था। कैसे कैसे लोगों को तराशा है डॉक्टर राजन यादव जी ने, हम उसके एक गवाह हैं। जितने अच्छी तरह से आपने प्रस्तुत किया है आज भाषाई समन्वय को हिंदी को लेकर, मैं समझता हूँ अप्रतिम है। और मंचस्थ हमारे सभी आदरणीयों ने इसे स्वीकार किया। जब उनके सस्वर वाचन को चलते थे तो ये सोचते थे ताली कहाँ पर बजाएं। हमारे आग्रह को आपने स्वीकार किया, हमें आशीर्वचन प्रदान किया और अकेले नहीं आए, हमारी गुरु माता को साथ लेकर आए। इसके लिए आभार कहना ही अपने हृदय को उनके समक्ष रख देना है। मैं आपको प्रणाम करते हुए आज के इस सभागार में आपके उद्बोधन के लिए, आपके आशीर्वचन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु, हम सभी के, इस परिवार के हम सभी के मुखिया, जिस तरह से भाषा के व्याकरण के पक्ष को रखकर भाषा किस तरह उत्पन्न होती है, भाषा कोई बना नहीं सकता, भाषा में किसी की बपौती नहीं है, भाषा सतत चलने वाली एक प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया के चलते चलते भाषा किस तरह व्याकरण सम्मत होते हुए परिमार्जित होती है और हम उसे साहित्यिक भाषा के रूप में देखते हैं। पूरा सफ़र आपने अपने उद्बोधन में रखा। हम सभी कृतार्थ हैं आपके इस उद्बोधन के लिए। लगा ही नहीं कि हम एक अर्थशास्त्री से भाषा के समन्वय को सुन रहे हैं। इस आयोजन को जिन्होंने सफलतापूर्वक समापन तक ले जाने का कार्य किया, मैं समापन की बेला पर हूँ। आदरणीय दुबे जी और आदरणीय होता जी, इन दोनों के साथ में जो समन्वय रहा, जैसा भाषाई समन्वय, आदरणीय सिन्हा जी और पूरा हमारा परिवार, आपके प्रति भी हृदय से आभार। मैं समझता हूँ आज हमारे बच्चों को वास्तव में कुछ नया सीखने को मिला होगा, किस प्रकार हम अपने श्रुति परंपरा को बढ़ा सकते हैं और कैसे श्रुति परंपरा आज तक के सफ़र को तय करके हम तक पहुँची है। राजन यादव जी का वक्तव्य आपके समक्ष जो आया है वह निश्चित ही एक प्रेरणा पुंज है। यदि हम मन से बैठे हैं तो स्वीकार करें, तन से बैठे हैं तो ग्रहण करें। जो भी करें करना आपको है, जिसमें आपको सफलता मिल जाए वो करें। चूँकि आप यहाँ बैठे हैं इसलिए आपके प्रति भी हृदय से आभार। आप सभी को पुनश्च हृदय के अंतस्थल से आभार कि आज के इस कार्यक्रम को गरिमामय बनाने के लिए आपने अपनी उपस्थिति दी। धन्यवाद। समस्त शिक्षकगण और अधिकारीगण से निवेदन कि मंच पर आ जाएं।